रहमानिर्रहीम। साद हाशमानी साहब को आज हमने पॉडकास्ट के लिए बुलाया है। आपको मालूम है कि हम अपने चैनल से कोई भी ऐसे अफराद जो हम समझते हैं कि हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए या मुस्लिम यंगस्टर के लिए या वैसे ही आम पब्लिक के लिए कोई मुफीद साबित हो सकते हैं, तो मेरी आदत है उनको पॉडकास्ट में दावत देने की और उनकी मालूमात शेयर करने की। इसमें डॉक्टर्स को भी मैं बुला चुका हूँ और इसमें दीनी मदारिस के बाज़ मोहतमिम हज़रात को बुला चुका हूँ जो बड़ी मेहनत से अपने मदरसों को चला रहे हैं। तो साइंसदानों का यानी बाज़ साइंटिस्ट हैं जो पाकिस्तानी हैं लेकिन उनका शुमार टॉप 10 साइंसदानों में होता है, उनको अपनी पॉडकास्ट में ला चुका हूँ मैं, ताकि लोगों को थोड़ा हौसला मिले कि हमारे पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेश के जो लोग जो एक पसमानदा मुल्क समझे जाते हैं लेकिन बाहर दुनिया में जाके वो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है मेरा दूसरा सफ़र हो चुका है यूएसए का। वहाँ मुझे पाकिस्तानी इंडियन मिले हैं, बांग्लादेश के मुस्लिम्स मिले हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जो टेक्नोलॉजी का हब समझा जाता है, वहाँ मुझे अपने देसी लोग मिले बड़ी बड़ी पोस्टों पर, गूगल में, यूट्यूब में। और ऐसे उनका इस आपको लगेगा ही नहीं कि ये जनाब इनका ताल्लुक नाज़माबाद से हो सकता है, गुलशन इकबाल से हो सकता है, अंडा मोड़ से भी ताल्लुक वाले लोग मिले बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर। तो इससे एक नौजवानों में हौसला पैदा होता है कि भाई हम बुरे नहीं हैं, बस हमारा एक सिस्टम है जिसने हमें नाकारा बना दिया है। अगर हम अपने उस सिस्टम से हटके भी सोचें और दिमाग इस्तेमाल करें तो आगे रास्ते हमारे लिए बहुत खुले हुए रास्ते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मैं अपनी स्पीचेस में लोगों को बताता हूँ कि भाई हुकूमत पर डिपेंड करना छोड़ो, आप आगे निकलो, आगे बढ़ो, खुद उगाओ और खुद खाओ वाली पॉलिसी इख्तियार करो। टमाटर महंगा हो गया है तो आपके घर में अगर कहीं भी ज़मीन पे जगह है तो टमाटर का पौधा लगाओ। तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, इसी तरह जो चलेगा तो वो शायद सरवाइव कर पाए, वरना तो आप अगर हुकूमतों पे डाल दें कि जब कौन सा कोई हमारा कोई अच्छा वज़ीर आज़म आएगा और नया कोई आएगा तो जाके शायद मुल्क के हालात अच्छे हो जाए, तो ये सोचने में अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो इसी सिलसिले में आज मैंने पॉडकास्ट के लिए साद हाशमी साहब को दावत दी है। ये भी हमारी तरह के देसी हैं, नाज़माबाद में पैदा हुए और फिर ये बाहर गए अमेरिका, इन्होंने वहाँ जाके मेहनत की और चंद सालों के अंदर इन्होंने बहुत दौलत कमाई। दौलत बज़ाते ख़ुद ना अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है, नीयत अच्छी हो तो अच्छी चीज़ है, नीयत ख़राब हो तो फिर दौलत ने क़ारून का जो हशर नशर किया वो आपके सामने है। लेकिन बहरहाल हमारी शरीयत ने दौलत कमाने की, पैसा कमाने की तरगीब दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है। तो वजह वाज़ेह है कि जब आपके पास पावर होती है, पावर जिस्म की भी होती है, इकनॉमिकली भी आप मजबूत होते हैं, एजुकेशन की भी ताकत होती है, ये सारी ताकतें ताकत ही कहलाती हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि ये उम्मत मिन हैसुल उम्मा ताकतवर बने। तभी आपने भीख मांगने वाले को भीख देने के बजाय उसको आपने तिजारत की तरगीब दी। तो साद हाशमानी साहब की हम जो एफ़र्ट्स हैं वो अभी एक यूनिवर्सिटी वो बनाई है उन्होंने फ्री, ताकि नौजवानों को पैसे कमाने के तरीक़े बता सकें। और हमें लगा कि ये हकीकी माना में कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी बातें नहीं हैं। तो इनकी मालूमात से हम इंशाअल्लाह आज फ़ायदा उठाएंगे। मैं भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा और आप हजरात को भी मैं दावत देता हूँ कि इनकी बातें आप सुने, ताकि हम कुछ हमारे जो यंगस्टर हैं, कुछ नौजवान लोग हैं, वो कुछ बेरोज़गारी और जो पड़े पड़े घर में अपने वक्तों को बर्बाद कर रहे हैं ना, कुछ उठें और कुछ सीखें वो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ा सा अपना तारुफ पहले अपने मैंने तो करा दिया, आप खुद थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, नाज़माबाद में आप पैदा हुए, फिर कैसे अमेरिका गए, क्या क्या किया, इतनी जल्दी आप एक बिल्कुल यानी एक मुतवस्सित घराने से निकल के अल्लाह ने आपको एक फिर बहुत नवाजा, ये सफ़र आपका कैसे हुआ? जल्दी नहीं था मुफ्ती साहब, मैं एक बहुत ही छोटे आम घर में पैदा हुआ था। मेरे वालिद की सैलरी बहुत नॉर्मल सी सैलरी थी जिसमें गुजारा भी मुश्किल होता था, तकलीफ़ भी होती थी। एक चीज़ पे हमारे वालिदैन ने बड़ा फोकस किया शुरू से, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन। सही। और मेरे पेरेंट्स मुझसे आप से बात करते थे हमेशा, तो तमीज़ सिखा दी और तालीम दे दी। अभी भी आपने कहा कि दौलत बुरी चीज़ नहीं है और दौलतमंद आदमी का थोड़ा बेटर स्टेटस है ज़िंदगी में, लेकिन दौलतमंद के साथ साथ ज़िम्मेदार इंसान होना चाहिए। सही। पैसे से आदमी सिर्फ इन्हेंस होता है। तो मैं जब बचपन में मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था अपनी पढ़ाई में,
इंसान मैं वही था जो आज भी हूँ। सही। तो आप कहते हैं ना जल्दी से कामयाबी मिल गई, जल्दी नहीं मिली। मेरी आदतें हैं ना एक कामयाब इंसान वाली थी, सुबह जल्दी उठना, काम ज़्यादा करना, अपने कंपेटिटर से ज़्यादा काम करना, और फिर अल्लाह ताला ने उसको ट्रांसलेट किया फाइनेंशियल सक्सेस में। तो जर्नी लंबी है, छोटी नहीं थी। 21 साल लग नहीं रहे ना, यानी उम्र के हिसाब से तो लग नहीं रहा कि जो आपकी एज है उस हिसाब से आप जर्नी आपकी लंबी कैसे हो सकती है। तो आप 90 साल के होते तो हम कहते हैं कि आपकी जर्नी बहुत लंबी है। असल में तो अल्लाह ने ना लंबी जर्नी समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह ने इंसान को है ना एक सलाहियत दी है कि उम्र उसकी इफ़ेक्ट नहीं करती उसकी ताकत को और उसकी काम करने की सलाहियत को। वो किस तरह कंडक्ट करता है ख़ुद को सुबह से शाम तक, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। फील तो मैं अभी यंग करता हूँ। जर्नी लंबी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि 1 2 3 साल का गेम है। 15 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। 15 साल पहले जब आप मुझे देखते तो मैं आपको ऐसा नहीं दिखता, मैं आपको काम करते हुए दिख रहा होता था। यानी काम किया, उसके बाद अब फल खाने का टाइम है। फल खाने का टाइम कभी भी नहीं होता मेरे हिसाब से। कामयाबी है ना एक सफ़र है, कामयाबी कहीं रुकती नहीं है, करते रहना है। तो जो मेरे पहले 21 साल जिनका आपने सवाल किया ना यहाँ पे, पहले 21 साल पे मैं या तो खा रहा होता था या सो रहा होता था या मस्जिद में होता था या काम कर रहा होता था या पढ़ाई कर रहा होता था। कोई नेटफ्लिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई टिकटॉक इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई मूवीज़ देखने का कॉन्सेप्ट नहीं था। आप जिन लोगों से मिलेंगे ना जो मुझे बचपन से जानते हैं, वो कहते थे, मुझे भाई मुशक्कत कहा जाता था कि भाई मुशक्कत कि इनकी सोच ही है ना तकलीफ और मेहनत वाली है। हर वक्त तकलीफ और मेहनत का टेंशन लेते रहते हैं हर वक्त। तो जो बंदा फिक्र रखता है ना वो रिएक्ट करता है उस पर। तो मैंने ज़िंदगी के 21 साल बहुत रिएक्ट किया, रिजल्ट कोई नहीं था, कामयाबी नहीं मिल रही थी। अभी अचानक पिछले 10-12 साल में थोड़ा सा अल्लाह ने हाथ पकड़ा है और आगे सिलसिला चला है। तो अल्लाह ने हाथ पकड़ा, लेकिन जाहिर है उसका कोई ज़ाहिरी सबब भी बना होगा ना। यूएसए कब गए थे आप? 2010 में मैं यूएसए गया था। देखिए हम बचपन से हमारी फैमिली हमें बताती थी कि एक दिन आपने बाहर चले जाना है। और क्योंकि शायद थोड़ा मायूस थे हमारे पेरेंट्स के, यहाँ पे सच की कीमत नहीं है। यहाँ पे बंदा सच बोलता है उसे बेवकूफ़ समझा जाता है, उसे कहते हैं कि आपके सर पे कुछ लिखा हुआ है। तो इस वजह से हमें ये तालीम दी जाती थी कि आपने बाहर जाना है एक दिन। हमने अप्लाई भी बहुत बार किया, लेकिन 2010 में अल्लाह का करम है कि मेरे ताया ने एक इमिग्रेशन डाली हुई थी, तो वो 12 साल बाद वो हमारा अप्रूवल आ गया उसका। 12 साल बाद जी यूएसए के लिए? जी 98 में अप्लाई किया था और 12 साल बाद ये वो वाला इमिग्रेशन। मशीनें ख़राब हो गई थी उनकी, क्या हो गया? कोई स्ट्राइक चल रही थी यूएसए में? ये नॉर्मल प्रोसीजर 10 साल का होता है, लेकिन इसमें इमिग्रेशन, फैमिली इमिग्रेशन कहते हैं इसको। लेकिन वो पहुंचते ही आपको ग्रीन कार्ड 10 साल में तो अगर मैं होता तो मेरी तो फैमिली स्टेटस पूरा चेंज हो चुका होता। यानी 10-12 साल में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तादाद भी तो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी होती है ना। 4 शादियां हो चुकी होती, फैमिली मेम्बर्स बढ़ चुके होते, 20-25 बच्चे होते। लेकिन उस वक्त मैं आपसे मिला नहीं था। अगर मैं उस वक्त मिल जाता तो शायद आज मैं यहीं पे होता। अच्छा। खैर, तो फिर आप 2010 में यूएसए गए, वहाँ क्या किया जाए? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के जो नौजवान लोग हैं बाहर भागने के लिए बेताब हैं। मैं जब यूएसए जाता हूँ ना, नीचे कमेंट्स में आया होता हूँ, साहब बाहर आने का तरीका बताओ, ठीक है ना, कैसे आएंगे, यहाँ क्या करना है। तो वहाँ जाके क्या किया आपने? वहाँ जाके सबसे पहले तो इस बात का एहसास किया कि हम कुछ भी नहीं हैं, और 0 से अगर 100 पे जाना है तो सुबह शाम काम करना पड़ेगा। अपनी ईगो यहाँ पे ना, एक लोगों में एक ईगो आ जाती है, यंग लड़कों में भी ईगो है कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। सुबह अपना बिस्तर भी अम्मी बनाती हैं, अपना ग्लास भी अम्मी उठाती हैं, खाना भी अम्मी ला के देती हैं। तो ये एक ईगो वाली बात है मेरी नज़र में। तो वहाँ जाके सबसे पहले ये रियलाइज़ किया कि ये सारे काम खुद करने हैं। मेरी पहली जॉब लगी थी $5 घंटे पे, और मैं 6 दिन काम करता था, 11 से 12 घंटे डेली वहाँ पे। उसके बाद मैं अपनी 7वें दिन पढ़ाई करता था। मैंने अपने कॉलेज में एनरोल किया था, जो कि वहाँ एक कॉलेज होता है जिसे कम्युनिटी कॉलेज कहते हैं, जहाँ पे फीस ज़्यादा नहीं होती आपकी। सही। तो 7 दिन मेहनत करता था। 2-2.5 साल इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर मुझे अपना ऑनलाइन एक वेंचर मिला कि ऑनलाइन सेल्स करूं, क्योंकि दिमाग बहुत चलता था। काम से आने के बाद 3-4 घंटे जो मिलते थे सोने से पहले, कि उसमें या पढ़ाई कर लेता था या ऑनलाइन रिसर्च करता था। सही। तो एक ऑनलाइन स्टोर का मुझे वेंचर मिला जो मैंने स्टार्ट किया। उसमें मैं टॉप रेटेड सेलर अकाउंट बना।
आहिस्ता आहिस्ता है ना, असल में उस वक्त भी मैं कमाता था महीने के $1,500। सही। वो $1,500 में 6 फैमिली मेंबर थे, बरकत बहुत थी उसमें। और ये नज़र आ रहा था, ये यकीन पैदा हो गया था कि कल आज से बेहतर होगा। तो काम करने की जुस्तजू भी अल्लाह देता है उसमें। और उन दिनों मैं इंडियन स्कॉलर हैं, रिलीजियस स्कॉलर, उनको बड़ा सुनता था, जाकिर नाइक साहब को। तो एक रिलीजियस एफिलिएशन इस तरह थी, दीनी तालीम मिल रही थी। और ज़ाहिर है एक दिमाग ये था कि कुछ बन के बताना है, क्योंकि हमारे पास देखें ज़िंदगी के है ना, मैं 21 साल का था उस वक्त, हमारे पास 20 और साल थे कि मैं अपनी ज़िंदगी संवार लूँ, लेकिन वालदैन के पास वो 20 साल नहीं थे। वालदैन का ये सोचना था कि यार इनके अच्छे दिन कब आएंगे। जी जी। तो उस जुस्तजू से काम ज़्यादा किया। तो माशाल्लाह आपके वालिदैन हयात हैं? जी माशाल्लाह। सही सही, माशाल्लाह। तो आप जो है यहाँ हमारे जो नौजवान तबका, सबको पैसे कमाने की तो है दिमाग में ना, और वो आपकी पॉडकास्ट को देखेंगे इस नीयत से कि शायद अब हमें कोई यहाँ पर पैसे कमाने का कोई बड़ा ज़बरदस्त कोई तरीक़ा बताएं जी साद हाशमानी साहब। यूट्यूब पे आप कोई भी जब ऐसा तरीका डालते हैं ना, रोज़ाना इतने डॉलर कमाएं, आप देखें उसके व्यूज़ बहुत होते हैं, लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो आप क्या कहते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों को बता रहे होते हैं, ये काम कर लें इतने पैसा कमा लेंगे, ये काम कर लें इतना कमा लेंगे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए लड़कों को, और इसमें सही क्या है? यानी देखें हर आदमी की स्किल्स दूसरे से मुख्तलिफ होती है ना, तो कोई जनरली कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा उसूल आप पब्लिक को, नौजवानों को बता सकते हैं कि ये करेंगे तो उम्मीद है कि आपके गुर्बत के दिन ख़त्म हो जाएं? कोई ऐसा, कोई आपके पास ज़ाब्ता है, कोई ऐसा? आपने 2-3 सवाल एक साथ किए, मैं 2-3 सवालों का एक एक करके जवाब देता हूँ। पहला सवाल, इंटरनेट पे अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं। किसी भी पर्सन को फॉलो ना करें, रिसर्च करें। एक इंसान एक बात कर रहा है, आप वेरीफाई करें कि वो बात इंटरनेट पे और कहीं मिल रही है और सही है कि गलत है। लग्जरी से अट्रैक्ट ना हो, इंटेलिजेंस से अट्रैक्ट हो। बच्चे आज के हैं ना, लग्जरी से अट्रैक्ट होते हैं, इंटेलिजेंस से अट्रैक्ट हो। दूसरी बात, यानी कोई सूट बूट में आया हुआ है, गाड़ियां दिखा दिखा के बता रहे दौलत कमाओ, तो हम उसके स्टाइल से गाड़ी दिखाने वाले से सबसे ज़्यादा दूर भागें। इतना दूर भागें क्योंकि देखें हर हुक के नीचे है ना एक प्रोडक्ट होता है। कोई भी आपको एक लाइफस्टाइल दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कि मैं ऐसे जी रहा हूं और तुम भी मेरी तरह जी सकते हो, ये खरीद लो, उससे तो दूर भागे। इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन फ्री में पड़ी हुई है। मैं भी अभी फ्री कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ ना, फ्री यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, तो मुझे लोग कह रहे हैं साथ भाई इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ी है, तो बेटा पढ़ा क्यों नहीं आपने? क्योंकि बच्चों को है ना एक हुक चाहिए, एक बंदा है दिखाने वाला। हम लोग है ना शख्सियत परस्त टाइप के लोग हैं, हम लोग नॉलेज पे फोकस नहीं करते। वो वही बात है कि ये नहीं देखते कि क्या कह रहा है, हम ये देखते हैं कौन कह रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आना। अब आपने मुझे एक और सवाल पूछा कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए अच्छा कमाने का। दुनिया में सारे बिजनेस अच्छे हैं, हर मुल्क में बंदा कामयाब हो सकता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अमीर इंसान नहीं बनना, अमीर आदतें बनानी है। पैसा कमाने की जिसको जल्दी है ना, वो पहले ये देखे कि उसका सुबह का अलार्म कितने बजे का लगा हुआ है। अगर उसका दोपहर का 2 बजे का अलार्म लगा हुआ है जोहर के लिए, तो वो कुछ गलत कर रहा है। तो आपने अपना दिन जल्दी स्टार्ट करना है। अपने घर के 4-5 लोगों के लिए ना आप ब्लेसिंग होने चाहिए, लीच नहीं होने चाहिए, दीमक नहीं होने चाहिए। आज का जो टीनेजर है ना, वो अपने घर वालों के लिए जहमत बना हुआ है। आप किस तरह अपने घर वालों के लिए आसानियां पैदा करते हो, उसी तरह आप अपने बिजनेस के लिए आसानियां पैदा कर सकते हो, या कहीं जॉब कर सकते हो तो उनके लिए आसानियां पैदा कर सकते हो। देखिए मैं अमेरिका में जो भी मेरे लिए लड़के काम करते हैं ना, मैं उनको हमेशा ये समझाता हूँ कि आपकी आदतें ऐसी होनी चाहिए कि मैं आपके लिए मोहताज हो जाऊं, आप मेरी सैलरी के लिए मोहताज ना हो। ये आदतें अगर यहां भी किसी ने अडॉप्ट कर ली ना, बिजनेस सारे अच्छे हैं। बिजनेस ट्रेडिंग का भी अच्छा है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का भी अच्छा है, आपने होलसेलिंग करनी है उसका भी अच्छा है, रिटेल में भी अच्छा है, सारे कारोबार अच्छे हैं। इंसान को अपने कारोबार में या अपने काम में बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपकी बात को थोड़ा आसान अल्फाज में जो मैं समझाऊँ ना, बता देता हूँ, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं ना उनके सामने एक समरी आ जाए। इनका कहने का मकसद ये है कि आप कामयाब लोगों की आदतें अपनाएं और फिर ये छोड़ दें कि आप कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये अल्लाह के हाथ में है।
यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। कुरान बार बार कहता है कि मैं जिसके लिए चाहता हूँ रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ कम कर देता हूँ। यानी सब कुछ करके भी हो सकता है आप कुछ ना कमा सकें, और कुछ ना करके भी हो सकता है दौलत की रेल पेल हो जाए। लेकिन कुछ ना करके जो दौलत की रेल पेल होती है उसमें आप कामयाब नहीं कहलाते, इसलिए कि आपकी आदतें तो वही है ना। यानी एक आदमी चर्स पी रहा है और इत्तेफाक से किसी को उसकी चर्स अच्छी लग गई, ठीक है ना, उसने उसको 1 करोड़ रुपए में उससे पैकेट खरीद लिया, तो ये तो बैठे बैठे कामयाब बन गया, लेकिन ये कामयाब नहीं कहलाएगा, इसलिए कि इसमें कामयाब लोगों की आदतें नहीं है। तो ये बहुत ही पॉइंट की बात की है इन्होंने कि आप कामयाब लोगों की आदतें इख्तियार करें। सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, अपने काम से मुखलिस होना, ये आदतें आपके अंदर होंगी तो आप एक कामयाब इंसान हैं। आज आदतें इख्तियार नहीं की जा रही हैं, यानी फोकस किए जा रहे हैं दौलत को। तो भाई दौलत तो ऐसे ऐसे लोगों के पास आ गई है, आप देख लें, मैं अब क्या नाम लूँ किन किन लोगों के पास, यानी हमारे सियासतदानों में से कितने लोग हैं जो करप्ट हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने इलीगल पैसा रखा हुआ है। दौलत तो उनके पास भी आ गई है, लेकिन आप उनको कामयाब नहीं कह सकते। तो ये बहुत अहम बात है कि कामयाब लोगों की आप आदतें इख्तियार करें। और ये जो एक आपने एक बात की, आप ही की बात को मैं अपने अल्फाज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुलाजिम जो कहीं भी लोग जॉब करते हैं ना, तो बॉस की मजबूरी बन जाएं आप, ना ये कि बॉस आपकी मजबूरी हो। यानी उसको पता हो कि यार इस बंदे को मैंने निकाला ना तो मेरा लॉस है, मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर वो आपकी मुंह मांगी, आपको आपकी मुंह मांगी कीमत देगा वो। यानी ये गोरे का मलफूज हमने पढ़ा है, हिकमत की बात तो जहाँ से भी हो ले लेनी चाहिए ना, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी अच्छी तनख्वाह दें कि वो आपको छोड़ के जाना ही ना चाहें, और एम्प्लॉय को ऐसा काम करके दिखाए, कोई ऐसा वहाँ पर एफ़र्ट्स अपनी दिखाए कि बॉस की मजबूरी बन जाए। वो उसको पता है कि यार ये, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मेरी तो ट्रैवलिंग बहुत है, ऐसे ऐसे ताजरों से मिला हूँ मैं, उन्होंने बताया कि हम मुलाजिम थे लेकिन हमने काम ऐसे करके दिखाया ना कि हम बॉस की ऐसी मजबूरी बन गए कि उसने हमें पार्टनर बनाया। बिल्कुल। और एक वक्त आया कि पूरा बिजनेस पार्टनरशिप पे हमारे हवाले कर दिया कि भाई हमें प्रॉफिट में इतने % दे दिया करो, सारा बिजनेस खुद संभालो। यानी ऐसे लोग हैं, मैं उनको मीडिया पे ला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ मैं। तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। एक स्टेप आगे चले जाएं, काम ऐसा करो कि एक दिन अपने बॉस को हायर कर लो। जी जी बिल्कुल। छोटे बच्चों में ना आजकल कंपेटिटिव स्पिरिट है, मुकाबले का बड़ी जुस्तजू है। तो मैं कहता हूँ आपका काम ऐसा हो कि आपका बॉस है ना, असल में बॉस जो बन जाता है ना, नॉर्मली लोग देखें बॉस बनने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। ये हमारे कल्चर में है कि जब आप इनकम आ रही हो ना, बंदा सुकून में आ जाता है। मैं बच्चों को कहता हूँ जब एक इनकम स्ट्रीम बन जाए ना तो दूसरा सेटअप बनाने की तैयारी करो। सही। क्योंकि एक और 14-15 साल का बच्चा है जो मुफ्ती साहब को सुन रहा है, आशमानी को सुन रहा है, और वो आपसे मुकाबला करने आ रहा है, तो भागते रहना है। और इसके साथ एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूँ, देखें कामयाब इंसान है ना अपने आप के लिए कामयाब नहीं होता, वो ज़्यादा डोनेशंस कर सकता है, ज़्यादा चैरिटी कर सकता है, 20-25 हज़ार लोगों की ख्याल रख सकता है। जी जी जी। तो जो सुस्त इंसान है ना वो खुदगर्ज इंसान होता है, क्योंकि वो अपने से आगे सोच ही नहीं रहा होता, अपनी तकलीफ से आगे सोच ही नहीं रहा होता। या आपकी बात को, मेरे पास वाक़यात बहुत हैं जो भी आप बताएंगे ना क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। सियालकोट में हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अल्लाह ने उनको पैसा दिया, बहुत ज़्यादा अल्लाह ने उनको नवाजा है। तो मेरी दावत की उन्होंने, ये वाक़या भी मेरा ख्याल है 8-10 साल पुराना है। मैंने उनसे कहा कि आपकी मंथली कितनी अर्निंग है? अच्छा, बड़े मुतशर्रे माशाल्लाह, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, बड़ा बानूर चेहरा। तो उन्होंने कोई करोड़ों में बताई। मैंने उनसे कहा आप इसको डबल कर सकते हैं आसानी के साथ, ये आपके लिए मुमकिन है? उन्होंने कहा हाँ, थोड़ी सी मेहनत करूँगा ये डबल हो जाएगी। तो मैंने कहा आप इसको डबल कर लें। कहते हैं मुफ्ती साहब ये दुनिया मुसाफिर खाना है, मैं 1-1.5 करोड़ भी अगर कमा रहा हूँ तो बहुत है मेरे लिए, मैंने क्या करना है डबल करके। मैंने कहा देखें, मुसाफिर खाना का, दुनिया मुसाफिर खाना है, उसके लिहाज से तो 1-1.5 करोड़ भी बहुत है। उसके लिहाज से तो 2 टाइम की रोटी होनी चाहिए आपकी, और एक सर छुपाने की जगह हो, ये काफ़ी है। सफ़र में जब इंसान जाता है, ट्रैवलिंग करता है, तो एक अच्छी सी सीट चाहिए होती है उसको, इतनी लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए होती। तो उसके लिहाज से ये आपके 1-1.5 करोड़ भी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी ख़त्म कर दें आप। और अगर आप इसलिए कमा रहे हैं कि नहीं भाई, मैंने कहा ये एक जितना भी आप कमा रहे हैं खुद तो नहीं खाते हैं ना सारा, आपके बीवी बच्चे खा रहे हैं माशाल्लाह, आप बहुत सारे अच्छे इदारों में, यतीम खानों में, मदारिस में, मस्जिदों में चंदा भी देते होंगे,
और फिर सबसे बड़ी बात यह कि आप इस हुलिये में जब दुनिया में ट्रैवलिंग करते हैं तो एक इमेज भी दुनिया के सामने अच्छा जाता है कि भाई ये सारे भूखे नंगे नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा अगर ये ज़्यादा आप आसानी से कर सकते हैं, आप अपने लिए नहीं, आप आखिरत के लिए करें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब ऊँट आया करते थे ना मदीना मुनव्वरा में, तो मदीना की ज़मीन हिलती थी। 400 ऊँट इकट्ठे दाखिल होते थे शाम से तिजारती सामान लेके। तो क्या ज़रूरत थी हज़रत उस्मान, क्या 400 ऊँट पे जो माल आ रहा है शाम से, हज़रत उस्मान को क्या ज़रूरत थी इतने माल की। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक दफ़ा हमने तहकीक की जामिअत रशीद में, खलीफा बनने से पहले उनके जो असासे थे वो अरबों में थे, लेकिन कितना फ़ायदा हुआ उम्मत मुस्लिमा को। हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलाम थे, उन पर जुल्म हो रहा था, अपने पैसे से उनको ख़रीद के आज़ाद किया। तो ये बात ये सोच देने की ज़रूरत है। बहुत से लोग थोड़ी सी मेहनत करके बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। यानी हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, एक तो हवस के मरीज़ हैं, वो तो कहते हैं बस आए 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 किसी तरीके से, वो तो पागल हुए हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल दूसरे जाविये पर हैं, वो दुनिया को मुसाफिर खाना समझने का मतलब ये समझते हैं कि बस छोड़ो यार, ये वो हैं सुस्त, लेकिन लेबन उन्होंने कुछ और लगाया हुआ है। तो ये जो एतदाल वाली बात है ना जो आपने कही है, इसको सोसाइटी में प्रोमोट करना चाहिए कि आप अपने लिए नहीं भैया, आप दूसरों के लिए मेहनत करना सीखें, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपनी कौम के लिए। तो ये जज्बा हो और तो फिर मेहनत, मेरा ख्याल है वो मेहनत में अल्लाह बरकत भी देते हैं और फ़ायदा भी। इस तरह भी देख लें, जैसे आप ही की बात लेते हुए, अभी मुस्लिम उम्मा पे, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिन पे मुश्किल वक्त आया हुआ है, बहुत सी कंट्रीज़ पे, हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, अगर हम लोग इतना ताकतवर होते, मेरी एक फ़िलासफ़ी है 20 साल का प्रोटेस्ट, जो ये आज प्रोटेस्ट किया, ये प्रोडक्ट नहीं खाओ, वो प्रोडक्ट नहीं करो, वो इकोनॉमी ऐसे अटैच्ड है कि हमारे ही लोग अटैच्ड हैं बहुत सारे। मेरी ये फ़िलासफ़ी है कि अगर 20 साल में यहाँ 2000, 3000, 5000 बिलियनियर्स क्रिएट हो जाएं, वेल्थ एस्पेक्ट से अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशन पूरी करें, ज़कात सदका सब देते रहें, लेकिन इतना ताकतवर बन जाएं कि दुनिया के स्टेज पे आपकी बात सुनी जाए। पैसे कमाना दुनिया की एक हकीकत है कि आपके पास पैसे होंगे, आप टेक्नोलॉजिकली आगे होंगे, क्योंकि आप रिसर्च में इन्वेस्ट कर सकेंगे, आप वेपनरी पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। वेपन इंसान इसलिए नहीं खरीदता लड़ने के लिए, अच्छे वेपन होने से कोई आपसे लड़ता ही नहीं है जी, वो भी ज़रूरी है, तैयारी भी ज़रूरी है। फिटनेस में इंसान इन्वेस्ट करेगा, ताकतवर बनेगा। माशाल्लाह आप भी जिम जाते हैं, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है सही। यहाँ फिटनेस से लोग भागते हैं, मतलब काम ना करने की हज़ार बहाने ढूंढते हैं लोग। तो अगर हम इतना ताकतवर बन जाएं ये सारी फील्ड्स में महारत हासिल करके, क्या दुनिया हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी? मैं जब मेरा पिछला सफ़र था ना यूएसए का, एक पाकिस्तानी वकील मिले मुझे, मेरा ख्याल है गुजरात या लाहौर से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने स्पेशल मुझे दावत दी कुछ बातें करने के लिए। उन्होंने कहा कि अच्छा वो हैं यूएसए में काफ़ी अरसे से, और उनके ताल्लुक़ात अपर लेवल, यानी यूएसए की गवर्नमेंट में बहुत अपर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे, उन्होंने नाम भी बताया, फ़लाँ 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 से मेरे ये रिलेशन है, और लोगों ने उसकी तस्दीक भी की। तो उन्होंने कहा कि 50 साल पहले अमेरिका में यहूदियों की 2 टके की हैसियत नहीं थी, बहुत ही माइनॉरिटी में थे, और ईसाइयत और यहूदियत का आपको पता है बहुत जंगें हुई हैं। हैरत की बात है मुसलमानों का कि यहूदियों से जंगें नहीं हुई हैं, सिर्फ वो बनु कुरैज़ा, बनु नुज़ैर के वाक़यात हैं। उसके बाद मुसलमान और यहूदी हमेशा चीज़ें मिलती ज़्यादा है ना, कम डिफरेंट है, यानी इनकी लड़ाइयाँ भी नहीं हुई हैं सियासी। ये फ़िलिस्तीन का इशू जब तक खड़ा नहीं हुआ था ना, उस वक्त तक ईसाइयों और यहूदियों का तो बिल्कुल जैसे सास बहू का होता है ना, ऐसे चलता रहा हमेशा। तो ज़ाहिर है अमेरिका में क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, तो वो यहूदियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। यहूदियों ने 50-50 साल बाद की प्लानिंग की, उसमें उन्होंने कहा हमने ब्यूरोक्रेसी में जाना है, हमने तिजारत अपने हाथ में लेनी है। तो उन वकील साहब का कहना था कि उन्होंने अपना मजहब भी बचाया और अरबपति बन गए वो इतने से होके, और आज पूरे अमेरिका की ऐसे गिच्ची पकड़ी हुई है उन्होंने। यानी एक अजीब माहौल है अमेरिका में, पूरा अमेरिका इस वक्त फ़िलिस्तीनियों के हक में है। जिस गोरे से आप बात करोगे फ़िलिस्तीनियों को फेवर कर रहा है वो, लेकिन पॉलिसियां बन रही हैं फ़िलिस्तीनियों के अगेंस्ट। बिल्कुल चंद लोग हैं दौलत कमा के ना, उन्होंने सबके लगाम जो है ना अपने हाथ में लिए।
तो वो वकील अपना दर्द मुझे सुना रहे थे कि मुफ्ती साहब माइनॉरिटी में हो के, अच्छा मज़हब ऐसा कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ उनकी, टोपियाँ, और वो पूरी इबादत करते हैं उनकी, मैंने वहाँ देखा है, हैंड स्लॉटर खाते हैं, हलाल ज़बीहा, और उनके इस्लामिक स्कूल हैं, और औरतें उनकी पर्दा करती हैं, घरों के अंदर रहती हैं। और अच्छा कमाल की बात यह है कि मैं तो फैमिली सिस्टम पे बहुत बोलता हूँ, यहूदियों के फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत है। मेरे दोस्त अभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, इत्तेफाक से उनके साथ यहूदी बैठा हुआ था, 6 बच्चों के साथ ना, जहाज़ में सफ़र कर रहा है वो। तो वो कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि आपके इतने बच्चे माशाल्लाह, उन्होंने कहा हम लोग नस्ल नहीं रोकते, यानी अमेरिकन यहूदी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जर्मनी में भी हमें यहूदी मिले, उनके भी माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ये एक बहरहाल एक अलग बहस है। तो अच्छा, सारे यहूदी इस्लाम के अगेंस्ट हैं भी नहीं, बहुत से यहूदी फ़िलिस्तीनियों के हक़ में हैं, और वो भी मुसलमानों के साथ हैं। तो ये भी हमें दुनिया में ट्रैवलिंग करके अंदाज़ा हुआ कि सारे यहूदियों को आप बुरा भला भी नहीं कह सकते, बहुत सारे फ़िलिस्तीनियों के फेवर में। लेकिन बहरहाल उनका एक सिस्टम है। वजह क्या है? उन्होंने दौलत कमाई, 50 साल पहले प्लानिंग की उन्होंने, और चंद लोग अरबपति बन गए और पूरे मुल्क की लगाम उनके हाथ में। तो वो अपना दर्द सुना रहे थे कि मुफ्ती साहब, मुसलमानों की तवज्जो मदरसे पर है, मस्जिदों पर है, तिजारत पे नहीं है। यहाँ पे कोई भी जाता है, बस किसी जगह भी उसको बर्तन धोने के लिए जगह मिल जाए ना, बस वो बर्तन ही धोता रहेगा सारी ज़िंदगी किसी होटल में, और इस पे खुश है मैं इतने डॉलर कमा के अपने बच्चों को भेज रहा हूँ। आगे बढ़ने के लिए कोई कहते हैं हम कोई ऐसा इवेंट भी रखते हैं ना कि मुसलमानों को हम अवेयर करें, तो उस इवेंट में भी लोग नहीं आते। तो ये एक अलमिया है। देखिए फैमिली सिस्टम, अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है फैमिली सिस्टम की। हमारे पास फैमिली सिस्टम था, हम वेस्ट से इंस्पायर हुए और हमने फैमिली सिस्टम खत्म करना शुरू कर दिया है। अभी किस हाल में पहुंच गए ये आप और मैं जानते हैं। नैरेटिव बिल्डिंग, सेकंड चीज जो आप बता रहे हैं ना, दुनिया में अपना नैरेटिव देना है। देखिए बच्चे का कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा, जब उसे लोग पसंद करेंगे। लोग उसे कब पसंद करेंगे? जब आपके मुल्क का, आपके लोगों का एक नैरेटिव जाएगा दुनिया में। आप इंडियंस को देख लें और इसराइलीज को देख लें, उनका एक नैरेटिव है दुनिया में कि ये कौम पढ़ी लिखी कौम है, ये कौम टेक्नोलॉजी में आ गए, ये कौम फार्मेसी में आ गए, इनके पास डॉक्टर्स हैं बहुत सारे, इनके पास साइंटिस्ट हैं बहुत सारे। और तीसरी चीज़, हमारे पास डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स उस तरह नहीं है जिस तरह इन लोगों के पास हैं। तो तीन चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। फैमिली सिस्टम होगा तो बच्चा कुछ बनेगा। तीसरी चीज़ नैरेटिव बिल्डिंग। तो फैमिली सिस्टम, एजुकेशन एंड नैरेटिव बिल्डिंग, अगर इन तीन चीज़ों को कंबाइन कर लिया जाए, आप 50 साल बाद हम भी उनके लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर है ना, इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं बाहर से, और हम इतने भोले हैं कि हम थोड़े से पैसों में बिक भी जाते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो हमारे बच्चे को डेली ख़राब कर रहा है। आज जो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पे चीज़ें चल रही हैं ना, तो हमारे मुल्क में कुछ और दिखता है, वहाँ जाके देखें तो वहाँ कुछ और दिख रहा है। यूएस में, इंडिया में कुछ और दिख रहा है, चाइना में उन्होंने तो बैन ही किया हुआ है। हम लोग नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चे के दिमाग में है ना, पहले स्टार प्लस बसा हुआ होता था, अब टिकटॉक और ये चीज़ें बसी, और ये बाय डिज़ाइन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इत्तफाकन हो गई, ये डिज़ाइन से चला आ रहा है और हम रोक नहीं पाए इसे। बस बात यही है ना कि उनकी अच्छी चीज़ों को तो ले नहीं रहे, बुरी चीज़ों को ले रहे हैं हम। अच्छा, गोरों से जब फैमिली सिस्टम की बात करो तो बड़ा इंस्पायर होते हैं। मैंने कुछ गोरों से वहाँ बात की तो मैंने बताया मेरी इतनी फैमिली हैं। मैं तो शो मारने के लिए बातें नहीं करता, तरगीब देने के लिए। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं कि आपने जब कर ली 4 शादियाँ, बच्चे हो गए, तो बस करके बैठ गए ना, क्यों बार बार मीडिया पे उठा रहे हैं उसको। मैं लोगों से कहता हूँ मैंने की लोगों को तरगीब देने के लिए, एक नज़रियाती तौर पे की है। तो जब मैंने नज़रियाती तौर पे एक चीज़ तरगीब देने के लिए की है तो मैं उसको उठाऊँगा दुनिया के सामने। इसकी मिसाल है, आप अगर पैसा कमाते हैं अपनी ज़ात के लिए तो आप कमा के साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर पैसा कमाते हैं इसलिए कि ताकि लोगों को तरीक़ा बताएं पैसा कमाने का, और उसको बताएं कि देखो मैंने ये किया और अल्लाह ने उसका ये रिज़ल्ट दिया, तो आप बार बार चीख चीख के बताएंगे ना जब आप कामयाब हो जाएंगे। सही। तो मैं इसलिए दुनिया में जहाँ जाता हूँ ना, इस चीज़ को उजागर करता हूँ। सही। तो गोरों से भी मैंने ये बात की है, गोरों से भी मैंने बात की है, तो इतना इंस्पायर होते हैं वो तरस गए हैं रिलेशन को। मैं लोगों से कहता हूं कि उन मुल्कों का एक मुस्बत चेहरा है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक भयानक चेहरा है। सोशल बहुत दफ़ा दिल चाहता है, लेकिन जाहिर है किसी की शख्सियत को हाईलाइट करना ठीक नहीं है। मैं दिल चाहता हूं उन बूढ़ों का व्लॉग बनाऊं, जो अकेला बूढ़ा पहाड़ पे चढ़ के एक्सरसाइज कर रहा है। ये एक पॉजिटिव है, लेकिन उस बूढ़े के साथ कोई उसका बेटा बेटी, कोई कुत्ता है उसके साथ। जब वो सुनते हैं ना, आप किसी बूढ़े के साथ बैठ जाओ ना 2 मिनट,
थोड़ी सी बातचीत करो, ऐसा लगता है उसकी बाँछें खिल गई हैं। लगता है कोई उन बेचारों को, उनमें बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, अरबपति लोग भी हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां चलाई हैं, लेकिन बुढ़ापे में तरस रहे हैं वो। तो जब हम अंग्रेज़ों से, गोरों से बात करते हैं फैमिली सिस्टम के हवाले से, इस कदर खुश होते हैं, इतने मुतासिर होते हैं। मैंने गोरे से गपशप लगाई, इतना मैंने बताया भाई हमारे इतने बच्चे हैं और हम ऐसे रहते हैं, इतना मुतासिर हुआ वो, मुझे बाकायदा डायरी दी कि मुझे वो समझ रहा है कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे इनको नसीहतें लिख के दें। ठीक है ना। तो वो अब क्या है कि उनसे, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, उनकी मेहनत, उनके और जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ें तो हमारा नौजवान ले नहीं रहा है। जो ख़राबी है उस सोसाइटी में, तबाही बर्बादी वाली चीज़ें हैं, वो हमारे लिबरल और सेकुलर लोग हमारी सोसाइटी में प्रमोट कर रहे हैं। औरत की आज़ादी के नाम पे, और 2 बच्चे ही अच्छों के नाम पे, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पे। ओ भाई, उसका नतीजा निकलेगा कि आपके अंदर खूबी तो वैसे ही कोई नहीं थी, एक खूबी थी, उससे भी आप जाओगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? आप तो बिल्कुल आवारा हो जाओगे। तो इस पे भी आप जो है थोड़ा, आसान है, बुराई फैलाना आसान है। जी जी। बुराई वायरल ज़्यादा जल्दी होती है। आप जब कंटेंट में भी देखें तो जो कोई टेढ़ी बात कर रहा होता है, बुरी बात कर रहा होता है, उस पर व्यूज़ आए हुए होते हैं। आप समझदारी की बात कर रहे होते हैं, कोई व्यूज़ नहीं आए हुए होते। जी जी जी। तो बुराई बच्चे को जल्दी अट्रैक्ट करती है। अभी आपने बात की कि बाहर लोग अकेले रह जाते हैं। यहाँ के लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे ज़्यादा बाहर है। जी जी। यहाँ तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। यहाँ तो बेचारे साइकेट्रिस्ट टेंशन देते हैं, लेते नहीं है। टेंशन देते हैं, लेते नहीं है। देखिए, अच्छा, सॉरी बात काट रहा हूँ। जो यहाँ महंगाई और गुर्बत चल रही है ना, इस गुर्बत महंगाई में गोरा खुश होके दिखाए, और जो वहाँ बेफिक्री की ज़िंदगी है, उनकी सारी सहूलतें, सब सहूलतें मिल रही हैं उनको। यानी अगर आप होमलेस है ना, तो गवर्नमेंट आपको फुटपाथ पे भी जगह देती है कि आपको शौक है ना फुटपाथ पे सोने का, तो चले ये हिस्सा आपका है वहाँ भी, लेकिन तमीज़ से सोएं आप, ऐसे नहीं रोडों पे पड़े हुए हो। वहाँ मैंने देखा लोग फुटपाथों पे भी सोते हैं, और गवर्नमेंट ने उनको लोन दिया, वो चर्च में ज़ाया कर दिया उन्होंने। ज़ाहिर है गवर्नमेंट एक हद तक सपोर्ट करेगी ना। तो मैं लोगों से पूछता था इन कंट्रीज़ में भिखारी क्यों है भाई, उन्होंने कहा गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करके आजिज़ हो चुकी है। अब ये ड्रग्स में पैसे लगाते हैं, तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो अब ये रोडों पे हैं। तो रोड पे भी उनको एक इज्जत की ज़िंदगी जिस हद तक हो सकती है उन्होंने दी, उसके बावजूद डिप्रेशन है। तो हम अगर उनका लाइफ स्टाइल ले लेंगे, तो हमारे पास तो डिप्रेशन के बीसियों और भी असबाब हैं। तो यहाँ तो फिर खुदकुशियाँ होंगी, और शुरू हो गई हैं ये सब कुछ। देखिए, डिप्रेशन की बात कही ना आपने, एक सिस्टम ये बनाया गया है जो ऊपर, मेरा ख्याल है हम बिलीव करते हैं कि ऊपर कोई बैठे हुए हैं कुछ लोग जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। सिस्टम ये बनाया गया है कि घर अगर टूटता है ना, तो घर टूटने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा मेडिसिन बिकती है डिप्रेशन एंजाइटी की, 2 घर बनते हैं, 2 गाड़ियाँ बनती हैं, ज़्यादा पेट्रोल खर्च होता है, बच्चे को बड़ा कर रहा होता है यूट्यूब, टिकटॉक और नेटफ्लिक्स। जी हाँ, जी हाँ। तो वो नैरेटिव है लॉन्ग टर्म इन लोगों का। उसमें क्या है, ये कोऑपरेट नैरेटिव है। कोऑपरेट नैरेटिव आप जितनी भी टीवी पे एड्स देखेंगे ना, अभी लोगों को बुरा लगेगा, वो खवातीन की तरफ डाइवर्टेड होती हैं, क्योंकि इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती हैं वो। जी। तो ये तो एक सिस्टम ऐसा है, फॉर प्रॉफिट सिस्टम है। हमने अपनी जो फैमिली सिस्टम वाली चीज़ है ना, वो कभी नहीं छोड़नी है। हमारा यहाँ, हमारे पास स्ट्रेंथ ही फैमिली सिस्टम की, और कुछ बचा नहीं है हमारे पास इसके अलावा। कारोबार में हम पीछे हैं, झूठ हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं। हमारे यहाँ ट्रांजैक्शंस कम ही इसलिए होती हैं कि हमारा बच्चा पहले झूठ बोलना सीखता है और उसको अपनी चालाकी समझता है। तो हमें, जो कि आप टीच करते हैं लोगों को, हमें बच्चों को ये सिखाना है कि नुकसान भी हो जाए, सच बोलना है। कभी एक साहब थे KPK के, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी थी कुदरत के अकाउंट पे। आप जब मुशक्क़त कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, काम हो गया, पढ़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप कुदरत का अकाउंट बना रहे होते हो। मैं एज अ बच्चा बड़ा एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा था। जो एग्ज़ाम मुझे 4 दिन पढ़ के पास करना होता था, मेरे दोस्त 4 घंटे पढ़ के पास कर लेते थे। लेकिन मैंने अपनी दिमाग को आदत दी वो 4 दिन काम करने की, और उस आदत से आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि मैं 4 मिनट में वो काम कर लेता हूं जो दूसरे 4 दिन में नहीं कर पाते। दिमाग को रवां बनाया। तो हमें ये तरगीब देनी है अपने बच्चों को कि दिमाग को रवां बनाना है। अच्छा, ये बताएं कि आप लड़कों को क्या मशवरा देते हैं बाहर जाने के बारे में? पाकिस्तानी नौजवान बहुत बाहर भागने की बहुत फिक्र है सबको। आपका क्या मशवरा है? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, दुनिया में जाना चाहिए तो किस कंट्री में जाना चाहिए? अमेरिका में क्या है वहाँ? मुझसे भी लोग बॉस पूछ रहे होते हैं, मुफ्ती साहब हम अमेरिका आ जाएं, आप यहाँ कैसा लगा? तो मैं कहता हूँ भाई मेरी फील्ड है नहीं ये, ठीक है ना।
तो मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ कोई, क्योंकि वहाँ मैंने लड़कों को बहुतों को धक्के खाते भी देखा है। यहाँ अच्छे भले थे, वहाँ जाके बर्तन मांज रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी अजाब में आई हुई है उनकी। उन बच्चों को मैं कहता हूँ यहाँ बर्तन मांजो, जी। जो वहाँ जाके मांज रहे हैं। देखिए मेरा नहीं, हमेशा वहाँ ये डॉलर belief में है, बर्तन मांजने की तनख्वाह पैसे मिलेंगे, यहाँ करेंसी में तो कैसे फ़र्क नहीं है क्या ये? वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए वहाँ हम जब उठते हैं ना तो हम कहते हैं सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। यहाँ जब सोते हैं तो हम कहते हैं रात के 4 बजे सो रहे हैं। आप वर्ड्स में फ़र्क देखें। जी जी जी। हम वहाँ मेहनत करने को तैयार है, यहाँ नहीं है। बात डॉलर की नहीं है, बात डॉलर से आगे की है, बात आदतों की है। हम कहते हैं ना कि दूसरों के साथ, दूसरों पे करम अपनों पे सितम। हम यहाँ अपने लोगों में ना कुदरत का अकाउंट नहीं खोलते। अब जो बाहर जाने का आप पूछ रहे हैं ना, देखिए मैं हमेशा समझता हूँ कि तैयारी है ना, मौके से जब मिलेगी तो कामयाबी मिलेगी। वो कहते हैं ना सबका लकी दिन आता है। अब लक पे हमारा बिलीव है ना, जी जी। इस्लामिकली भी लक पे बिलीव है। जी जी। लकी दिन आता ही उस वक्त है जब हर दिन काम कर रहे हो। तो लकी दिन वाले दिन आप सोए हुए नहीं होते हो। गुड। बाहर जाने का मौका अगर किसी को मिलता है तो बाहर भी जाना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुराई है। आई डोंट नो रिलीजियस एस्पेक्ट से क्या है, मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। आप बाहर जाके भी अगर अपनी शख्सियत का एसेंस रखें, वहाँ से उनकी खूबियाँ सीखें और अपनी खूबियाँ वहाँ दे दें। मेरी एक थ्योरी है डबल एजेंट वाली, कि हम जब बाहर जा रहे होते हैं तो हम जीन्स टी शर्ट खरीदते हैं और वहाँ का भेस बदल के वहाँ चले जाते हैं। वहाँ सारे राज उनके 10-12 साल सीखते हैं। जैसे मैं अपनी मिसाल दे दूँ, फिर 10-12 साल बाद यहाँ आना शुरू करते हैं और वो राज यहाँ देना शुरू करते हैं। तो हम डबल एजेंट बन जाते हैं। सही सही सही। अच्छा ये जो, अच्छा मैं वैसे अभी हो के आया ना, मैंने एक व्लॉग में भी शायद वो आ जाए, मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। कराची के लड़के हमें बहुत मिले अमेरिका में, तो उनकी मैं कारगुजारियाँ पूछता था, यार आपने क्या किया। मैं ऐसी ऐसी मेहनतें की है ना उन्होंने। वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान में कर लेते तो क्या, लेकिन यहाँ उनको शर्म आती है। तो अभी कराची के एक मुझे मिले, उन्होंने कहा मैं यहाँ जनरल स्टोर में जॉब करता था, शराब भी देनी पड़ती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी इस अमल से। एक दिन बॉस ने मुझे निकाल दिया कि यार तुम शराब देते हुए तुम्हें मौत आती है। तो कह रहे मैं बिल्कुल बेरोज़गार हो गया। तो तबलीग जमात आई हुई थी, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई इनके लिए अमीर साहब के पास में गया, वहाँ मस्जिद के इमाम के पास। उन्होंने कहा यार आप फारिगी वेले ही घूम रहे हैं ना, तो आप इनके लिए थोड़ा बिरयानी बना दें, खाना बना दें। कह रहे मैंने बिरयानी बना के उनको खिलाई तो उनको बड़ा मज़ा आया। तो मुझे मस्जिद के इमाम ने मशवरा दिया कि बेटा तुम बिरयानी बना के क्यों नहीं बेचते। ज़ाहिर है एक अच्छे स्टैंडर्ड के घराने के आदमी के लिए काम मुश्किल होता है। कहते हैं मैंने कहा यार हराम से तो बेहतर है मैं भीख मांगता रहूं और शराबें बेचता रहूं, तो बेहतर नहीं है कि मैं ये काम कर लूं। कह रहे मैंने बिरयानी बनाई और फिर वही आप जैसी मेहनत उन्होंने की। आज माशाल्लाह उनका होटल था जहां मैं गया, मैं इनवाइटेड था उसमें, हमने उनकी बिरयानी खाई, निहारी खाई। कितने बड़े ख़ानदान को वो पाल रहे हैं माशाल्लाह, और ठीक ठाक अल्लाह ने उनको नवाजा है और हराम से भी अल्लाह ने उनको बचाया। तो बस ये है कि वहाँ जाके थोड़ा सा ना जब धक्के खाने को मिलते हैं तो थोड़ा सा मेहनत की तरफ जाते हैं। और यहाँ अब्बा चूँकि खिला रहे होते हैं, भाई खिला रहा होता है, ठीक है ना, तो फैमिली सपोर्ट कर रही होती है, तो पड़े हुए होते हैं, हिलते नहीं हैं। अभी आपने जो मिसाल दी है ना, वो रिस्क लेने की मिसाल है। नौकरी जब होती है ना और पैसे आ रहे होते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा अगर बुरा एलिमेंट भी हो तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। रिस्क लेने में ही बरकत है। और जो माँ बाप वाली आप बात कर रहे हैं ना, हमारे माँ बाप का भी यहाँ कसूर है। हम लोग इतना पैम्पर करते हैं 15, 16, 18 साल अपने बच्चे को कि वो दुनिया की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, फिर उसे डिप्रेशन होता है फर्दर। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई आप जिम्मेदार हो, आपका बड़ा भाई हो कि नहीं हो, जिम्मेदार आप हो, क्योंकि घर में एक बंदा निकलता है जो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, कॉन्वर्सेशन चल रही है, मेरे भी कुछ चाहने वालों के सवाल थे आपसे। मैं पहले अपने सवाल थोड़ा सा एक दो और हैं वो कंप्लीट कर लूँ ना, फिर आप मुझसे सवाल करें। तो ये जो मैंने मिसाल दी है ना कि उन्होंने बिरयानी पहले देगे बना के खिलाना शुरू की शॉपर में, उसके बाद जाके उन्होंने पूरा होटल खोल लिया और माशाल्लाह आज अल्लाह ने उनको इज़्ज़त है, उनकी वहाँ नाम है। वो काम अगर यहाँ करते ना तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा कमा लेते, लेकिन यहाँ चूँकि सर पे पड़ी नहीं तो यहाँ होता नहीं है काम। तो आपकी बात ही को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि लोगों को एक लेसन जाए। माँ बाप बच्चों को अपाहज ना बनाए, अपाहज ना बनाए अपने बच्चों को, उन पे जिम्मेदारियाँ डालें।
जब जिम्मेदारियां डालेंगे ना तो फिर वो कुछ करेंगे। अब उस पर भी पड़ी है ना, उसने कहा यार मैं शराब बेच रहा हूँ होटल में, यानी जनरल स्टोर में, हालांकि सिर्फ शराब नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको बुरा लगता था। रिस्क लिया उसने, जॉब छोड़ दी। जब रोड पे आया ना तो उसका दिमाग ने काम करना शुरू किया है। हमारे यहाँ रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी आ नहीं रही है, सही कह रहे हैं। फैमिली सपोर्ट कर रही होती है, बाप की मेहनत को कैश करा रहे होते हैं, तो हिलते ही नहीं है। तो फिर अब्बा से जब पैसा मिलता है, कितने लड़कों को मैं जानता हूं, बाप की मेहनत, जब बाप की डेथ हुई है तो फ्री फोकट का पैसा आया विरासत का, उड़ा दिया सारा, बर्बाद कर दिया उन्होंने, क्योंकि बगैर मेहनत के जब पैसा आता है यही होता है। तो उसके सर पे चूके पड़ी है। फिर वो रोता हुआ गया इमाम साहब के पास, अपने हालात बताए। इमाम साहब अच्छे मिल गए उसको। उन्होंने कहा यार ये जरा बिरयानी पका के खिलाओ। जब मज़ा आया तो जुनैद जमशेद ने भी उसकी बिरयानी खाई, ठीक है ना। फिर उसने जुनैद जमशेद से वीडियो रिकॉर्ड करवाई, मुझसे भी रिकॉर्ड करवाई। अच्छा। मैं तो लोगों से कहता हूँ यार, मुझसे गन पॉइंट पे लोग तारीफ करवा रहे होते हैं, लेकिन वाकई वो बहुत मज़े का खाना था। मैंने उनसे कहा कि यार ये गन पॉइंट पे नहीं है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। तो ये जो सर पे जब तक पड़ेगी नहीं ना। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स की एक रियासत है ओहायो यूनिवर्सिटी का, आपने नाम सुना होगा। उसकी तहकीक मैंने अपनी 4 शादियों वाली किताब में शाया की है। उसमें ये लिखा है कि जो शादीशुदा आदमी होता है ना, अक्सर वो पैसों के लिहाज से कामयाब हो जाते हैं, कंवारे छड़े छाट अक्सर नाकाम होते हैं। ये गोरों की रिसर्च है, और उसकी वजह ये बताई कि उस पर जिम्मेदारियाँ होती हैं, सर पे पड़ती है, बीवी बच्चे नज़र आते हैं कि यार अब घर में ताने सुनने को मिलते हैं, तो वो मेहनत करता है। बिल्कुल। और जो जिनके सर पे जिम्मेदारियां नहीं होती वो मेहनत नहीं करते। वो आग नहीं आती। असल में हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे पास हर साल रमज़ान का महीना आता है। देखिए 12,000 साल पहले जो लोग होते थे ना, वो भूख में ज़्यादा तेज़ भागते थे, ज़्यादा मुशक्क़त कर सकते थे, क्योंकि उन्हें खाना पकड़ना होता था। हमें प्लेट में मिल जाता है। जी। ये आप ही की थ्योरी है कि इंसान को अगर सब कुछ मिल जाए वो मेहनत नहीं कर पाता, सर पे नहीं पड़ती। ये हमारी जीन्स में बसा हुआ है, हमारे एक एक एटम में बसा हुआ है कि आपको भूख लगेगी तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे। भूख में बंदा बुराई से भी बचता है। तो ये एलिमेंट हमारी इंस्टिल्ड है हमारे अंदर। जो आज की जो जनरेशन है ना, वो उनको स्नैक भी चाहिए होता है, बर्गर भी खाना होता है, ये भी करना होता है। भूखे रहने से इंसान को ज़्यादा मेहनत करने का वो जुस्तजू होती है। अभी आजकल एक टर्म आ गया है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। जो भी फिट लोग हैं वो दोपहर में 2-3 बजे के बाद पहली मील लेते हैं। तो वो है ही इसलिए कि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं। अच्छा, आप चूँकि बैठे हुए हैं तो आपके मौजूदगी में ये बात लोग ज़्यादा शौक़ से सुनेंगे और इस तरह तवज्जो भी देंगे। ये जो इस्लाम ने रोज़े का हुक्म दिया है ना, ये भी आपको बहुत एक्टिव कर देता है रोज़ा, क्योंकि एक्टिव होने के लिए अपनी ख्वाहिशात के अगेंस्ट चलना पड़ता है। इंसान का दिल चाहता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है खुराक खाना। तो इस्लाम ने आपसे रोज़े रखवा के ना खुराक छुड़वाई है। मैं दावे से कहता हूँ जो आदमी रोज़ों का आदी हो जाएगा वो एक्टिव होगा, क्योंकि हमें ना हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ चाहिए, वरना दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता। ये यानी भूत, इससे हमें निकलना पड़ेगा। तो हर वक्त कुछ, और फिर ज़ाहिर है जब खाएंगे तो सुस्ती आती है, पड़े रहते हैं। तो ये रोज़ा भी इंसान को एक्टिव रखने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अच्छा, एक अहम सवाल करके फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा जो आप पूछना चाहते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, जो फ्री यूनिवर्सिटी आप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें लोगों को, नौजवानों को आप तालीम देंगे, तरबियत देंगे। वो क्या है, उसमें एडमिशन का क्या तरीक़ा होगा, और उसका थोड़ा सा आप क्या उस पर आपने काम किया है वो ज़रा बताइए। अच्छा, यूनिवर्सिटी का हमारा बेसिक थीम है स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, जो कि अभी भी लोग अपने अपने तौर पे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं। और हमारा एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या, यूनिक फ्री पॉइंट ये है, क्योंकि फ्री यूनिवर्सिटी है, कि लोगों को हम लीड जनरेशन और बाहर से क्लाइंट कैसे पकड़ना ये सिखा रहे हैं। जैसे अमेज़ॉन का कोर्स है, शॉपिफाई का कोर्स है, टिकटॉक शॉप का कोर्स है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, और दीगर फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं। यहाँ बहुत से बच्चे तो वो जानते ही नहीं है, लेकिन जो जानते भी हैं ना, उनको ये नहीं पता कि इसे यूटिलाइज कैसे करना है। कहाँ से आप लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे किसी को अप्रोच करें और उसे 2-3 महीने की कॉन्वर्सेशन के बाद कन्विंस करें कि वो आपसे काम कराए। ये चीज़ पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
दूसरी अहम चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत बन गई है, देखिए हमारी कौम में है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत गलेबल हैं। गलेबल यानी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है उनको, और फिर वो जाते हैं अम्मी अब्बू के पास कि यार हमें पैसे दो, हमें ये कोर्स पढ़ना है, वो कोर्स पढ़ना है। हज़ारों कोर्स वाले हैं। कोर्स वालों का मैं जो थीम देख रहा था ना अभी तक, जो ज़ाहिर है अब आपकी मेरी बात भी हो रही थी बिहाइंड द सीन्स इस बारे में, कि वो इंटरनेट पे आके गलत गलत चीज़ें गाड़ियाँ दिखाते हैं, गालम गलोच करते हैं और बुरा एक इमेज दिखाते हैं, और लोगों को है ना आजकल विलन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। वो आप सोशल मीडिया पे एक मीम बन गई कि आप समझ में आता है कि विलन क्यों ज़्यादा अच्छा चल जाता है। विलन जहनियत, विलन बनना आसान है, विलन जहनियत प्रमोट हो रही है कि पैसा कमाओ, मज़े करो, एंजॉय करो और अपना सोचो। ना माँ बाप की सोच है, ना अपने पड़ोसी की सोच है, रिलेटिव की सोच है, किसी की सोच नहीं है। आप जब अपने तकलीफ़ वाले रिलेटिव के घर जाते हैं ना, कोई हॉस्पिटल से आए या कोई गरीब है, किसी के पास अफोर्ड नहीं कर सकता चीज़ें, तो आप अपनी बेस्ट गाड़ी बेस्ट घड़ी पहन के नहीं जाते। आप उनके पास ऐसे जाते हैं कि उनको ये ना लगे, एहसास कमतरी का शिकार ना हो। तो एक जो मायूसी फैलाई जा रही है ना, उसके खिलाफ मैंने ये स्टैंस लिया है कि मायूसी ख़त्म करनी है, उस यकीन पर उठना है कि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता था और मैं बन गया, तुम भी बन सकते हो। सही, माशाल्लाह। अच्छा, आपने जो यूनिवर्सिटी आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें आपने खुद बताया था कि कुरान का तर्जमा भी हम उसमें शामिल करेंगे, थोड़ा मज़हब भी रखेंगे उसमें। यूएसए में हमें ये बहुत एहसास हुआ कि वहाँ मुसलमानों के बच्चे जो वहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं बहुत से मुर्तद हो चुके हैं। LGBTQ वहाँ इसको प्रोमोट किया जा रहा है। पेरेंट्स परेशान होके मुझे बताते थे हमारा बच्चा लड़का है, वो कहता है कि अब्बू मैं लड़की हूँ, मेरी फीलिंग लड़कियों वाली है, और स्कूल में ऐसी इन चीज़ों को प्रोमोट किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है जो भी इस नज़रिए से मुत्तफ़िक़ नहीं है बहुत बेजार हैं। तो इस्लामिक स्कूलों की वैल्यू का मुझे यूएसए में अंदाज़ा हुआ। अच्छा यूएसए गवर्नमेंट की एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने आपको खुली इजाज़त दी हुई है कि आप इस्लामिक स्कूल खोल सकते हैं, आप अपने मज़हब को जितना चाहें प्रोमोट करें, उनको इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। ये तो 2 और 2 4 की तरह ये बात वाज़े हो गई है अमेरिका जाके। यानी टाइम स्क्वायर जो अमेरिका न्यूयॉर्क का एक गढ़ है, कैसी एक जगह है जहाँ इतना क्राउड होता है, इतने मेले ठेले लगे हुए होते हैं। आप वहाँ मुसलमानों ने गवर्नमेंट को कहा कि हम रमज़ान की पहली तरावी यहाँ करेंगे। गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी, उन्होंने कहा हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने मज़हब को अपने, तो गवर्नमेंट ने कोई रुकावट किया। तो इतना क्राउड था वहाँ पहली तरावी में, और दुनिया भर से लोग आए हुए थे सिर्फ तरावी देखने के लिए। तो इतनी मजहबी आज़ादी है। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यार यहाँ हम बहुत अच्छे से इस्लामिक स्कूल खोल सकते हैं। अच्छा, उन स्कूलों के स्टैंडर्ड यहाँ से बहुत अच्छा है। तो मेरे एडमिन है अहमद तालिब, आपने शायद नाम सुना हो, उनके ज़रिए से आप मेरा यानी जो रब्ता हुआ, तो उन्होंने MTM फाउंडेशन के नाम से ना मेरे नाम से वहाँ पर एक फ़ाउंडेशन बनाई है। उसका मेरा ख़्याल है आखिरी मराहिल पे चल रही होगी। तो वहाँ उस फाउंडेशन के तहत हमें इरादा हुआ कि हम भी यहाँ स्कूलों का जाल बिछाते हैं, क्योंकि वहाँ इस्लामिक स्कूलों की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। एक दरमियाने तबके का आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने वहाँ, जब मेरे 2 दौरे हो चुके हैं, तो हमने वहाँ मशवरे किए कि यार मैं यहाँ क्या कुछ कर सकता हूँ। तो सबका एक यही राय सामने आई। कुछ उलमा से भी हमने मशवरे किए कि भाई ऐसे एक फ़ाउंडेशन बना के ना इसको हम प्रोमोट कर सकते हैं, यानी इस्लामिक स्कूलों को। और बहुत सारे जो स्कूल पहले से चल रहे हैं उनके साथ ताउन भी हो सकता है, उन्होंने भी ऐसी फाउंडेशन बनाई हुई है। तो इस बारे में मुझे आपसे लाजमी गाइडेंस चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप एजुकेशन से भी आपका ताल्लुक़ है और फाइनेंस से भी आपका ताल्लुक़ है। तो इस बारे में हमें आपसे गाइडेंस चाहिए। क्या आप, क्योंकि जैसे मेरी सोच है ऐसी बहुत सारे लोगों की और भी सोच है कि हम इन कंट्रीज़ में कैसे अपने मज़हब को और एजुकेशन दोनों, हमने ऐसा भी नहीं करना ना कि हम सिर्फ मज़हब को फोकस करें और दुनिया से बिल्कुल हम उनको काट दें। ये तो मज़हब ही की तालीमात के ख़िलाफ़ है। तो इस बारे में आप क्या गाइड करते हैं? देखिए, मुझे बताया था आपकी टीम मेंबर ने, मैं गाइडेंस से ज़्यादा ही करूँगा इंशाल्लाह। मेरा इरादा है, मैंने उनसे कमिट किया है कि मैं कुछ लोगों को भी ऐसे लेके आऊँगा जो इसकी फाउंडेशन में हेल्प करें फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली एज वेल। इसके साथ साथ बेसिक जो हमें करना है ना, वो बच्चों की एक फ़ौज तैयार करनी है, जो बच्चे आगे ये नैरेटिव बिल्ड कर सकें कि यू कैन बी अ मुस्लिम, यू कैन बी अ गुड अमेरिकन सिटीज़न, यू कैन बी अ गुड मुस्लिम, और आप इन सब चीज़ों से, जो बुराइयां आपने डिस्कस की, उससे भी दूर रह सकते हो इस मुल्क में रहते हुए।
ये हमें क्रिएट करना है, क्योंकि आप और मैं एक बात करेंगे ना, उसका वो इन्फ्लुएंस नहीं जाएगा जो 16 साल का बच्चा 16 साल के बच्चे से करेगा। जी बिल्कुल। देखिए, अगर 40 पेरेंट्स हमसे एग्री कर रहे हैं और 60 हमसे एग्री नहीं कर रहे, जिस तरह आज बच्चा जाके घर पे बोलता है ना मैं लड़की फील कर रहा हूँ, उसी तरह बच्चा फिर जाके बोलेगा मुझे मजहबी स्कूल में डलवाया, कि उसके कोलीग्स, उसके फ्रेंड्स इस बारे में बात कर रहे होंगे। और साथ साथ, क्योंकि मैं अभी आपने मुझे यंग बना दिया है थोड़ी देर पहले, तो मी एज अ यंग पर्सन, मैं यंग लोगों की साइकोलॉजी समझता हूँ। हमें थोड़ा उसमें अट्रैक्टिव एलिमेंट डालना पड़ेगा कि क्यों आए वो पढ़ने और क्या खासियत है। आपकी भी शख्सियत माशाल्लाह, बहुत यंग बच्चे आपको सुनते हैं, तो हमें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि बच्चे को कैसे अट्रैक्ट करें। हर बच्चे को है ना कोई हुक चाहिए जिसे हम उसे खींचें और फिर उसे सही इन्फॉर्मेशन दे दें, सही, जो कि बाहर हुक लेके बुरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि आजकल कुछ लोग पैसा कमाने की तरगीब इस तरह से दे रहे हैं कि पैसा तो नहीं आता लेकिन गरीब आदमी एहसास कमतरी में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे गुरबा मिस्कीन लोग मुझसे मिले हैं कि हम कुछ स्पीकर्स की हमने तकरीरें सुनी है जिससे हम जो है ना डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। तो क्या कहते हैं आप, किस तरह से तरगीब देनी चाहिए लोगों को? आपका क्या इसमें तरीक़ा है? देखिए, हर जहर का है ना एक एंटी जहर होता है, तो हमने क्या करना है, एंटी जहर पैदा करने हैं। देखिए, मैं भी एक ऐसे घर से आया हूँ कि आज से 20 साल पहले अगर मैं भी ऐसे बातें सुनता तो मैं भी मायूस हो जाता और मुझे भी शायद ऐसे ख्याल आते जो हराम है। तो हमें एक एंटीडोट क्रिएट करना है जिसमें ये हो कि आप जैसे लोग, मैं तो खैर इस लायक नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, हम जैसे लोग कम से कम जितनी इंटरनेट पे बुराई है ना उतनी ही अच्छाई भी ऐड कर सकें। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार आप कामयाब हो गए, आप अपना बिजनेस बना लिया तो आप साइड पे हो जाएं, अपना काम करें, आपको फेमस होने का शौक है। फेमस होने का शौक नहीं है, एक जिम्मेदारी है। इंटरनेट पे अगर 10 वीडियो आप स्क्रॉल करते हो बुरे आ रहे हैं, तो क्या हम 5 या 10 अच्छे वीडियोस नहीं डाल सकते जिसमें? देखिए, हमने आपको, सॉरी बात आपको काट रहा हूँ, पॉडकास्ट के लिए बुलाया इसलिए कि आप पैसा कमा के साइड पे हो जाते, कमाते रहते हैं, लेकिन आपकी एक फ़िक्र है कि हम अपने नौजवानों को भी अपने तजर्बे उनके साथ शेयर करें। तो इसी फ़िक्र ने आज मुझे आपके सामने बिठाया है, तो अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो अच्छा, अब ये भी बताएं कि हमारे यहाँ स्किल्स जो हैं और एजुकेशन, ये इनका बड़ा फड्डा चलता है कि एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या स्किल्स। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि किसी कारपेंटर, जो मैकेनिक के पास बिठा दिया करते थे कि इसको भी सिखाओ, तो होते होते वो बहुत बड़ा मैकेनिक बन जाता था, कारपेंटर बन जाता था। उसके अंदर कुछ करने की कोई, टेलर के पास बिठा देते हैं अभी भी बहुत से लोग। तो अब जाहिर है टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, वो टेलर भी अब चेंज हो चुके हैं और मैकेनिक भी अब, यानी मैकेनिक में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी उसमें दाखिल कर लूँगा अब, यानी कंप्यूटर लोगों के ख़राब हो रहे हैं, सिस्टम ख़राब हो रहा है। तो आप किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं? एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए या बच्चे के अंदर कोई हुनर पैदा करना चाहिए? क्योंकि माँ बाप का असल हदफ आजकल ये है कि पैसा किस तरीके से हमारा बच्चा कमाए। मेरा तो इसमें एक मेरा नज़रिया है, वो नज़रिया तो वो मेरा है ना, मैं आपका नज़रिया आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं इसके बाद आपका नज़रिया पूछूंगा। ये सवाल वही है कि क्या नाश्ता करना ज़रूरी है या दोपहर का खाना ज़रूरी है या रात का खाना ज़रूरी है? हमारे पास 24 घंटा है ना जी। कन्वेंशनल एजुकेशन भी ज़रूरी है, साथ में स्किल लर्निंग भी ज़रूरी है, साथ में कोई ना कोई काम करना, घर वालों की हेल्प करना, अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि वक्त इतना है ना। ये जो सवाल है ना, जो लोग पूछते हैं कि ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है, ये सवाल इन इटसेल्फ ही सुस्त सवाल है। नहीं, बाज़ लोग ऐसे एजुकेशन की मुखालफत करते हैं कि स्कूलों में ये जो स्कूल पढ़ता है वो ऐसा है, जो यूनिवर्सिटी जाता है वो ऐसा है, और यानी सुने होंगे आप लोगों ने इस तरह के स्पीकर जो बहुत ज़्यादा तालीम के मुखालिफ हैं। तो भाई, एजुकेशन तो इंसान को ऑर्गेनाइज़ करती है, इंसान को एक उसके मेंटल लेवल को, बग़ैर तालीम के अगर पैसा आ गया, मैं समझता हूँ वो तो पेंडू है, यानी वो आदमी तो जाहिल बन के लोगों को खाना शुरू कर देगा। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ना मुफ्ती साहब, ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कहते हैं ये ना करो वो ना करो, और ये जालिम लोग हैं मेरी नज़र में। अभी यानी
इस तरह की वीडियोस भी हमने देखी हैं। तुम क्यों हमें बता रहे हो कि अल्लामा इकबाल कौन थे, तुम क्यों हमें बता रहे हो कि कायद आज़म कौन थे। भाई आप एक स्टेट देने वाले, आपको आज़ादी दिलाने वाले, एक नज़रिया देने वाले, तो अपने कौमी हीरोज़ को आप भूल जाएं और दौलत ही को फोकस करके बैठ जाएं, तो ये तो कानून वाला काम हो गया ना। कानून भी को भी इससे कोई गरज नहीं थी कि मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं। तो जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, यानी हमने हिस्ट्री भी पढ़नी है, हमने नज़रियात भी पढ़ने हैं कि हम माजी से अपने आप को रिश्ता जोड़ना है ना, हमने अपने अकाबिर के साथ। तो इस तरह से ये भी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि नौजवानों को एजुकेशन के ख़िलाफ़ किया जाए और फोकस किया जाए सिर्फ, मैं उस एजुकेशन के ख़िलाफ़ हूँ जो एजुकेशन सिर्फ दौलत कमाने के लिए हो। वरना तालीम तो कुरान ने भी क्या कहा है, हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। क्या है नबी, आप इनसे कह दीजिए कि जानने वाले ना जानने वालों के बराबर नहीं हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में कुछ कैदी मुशरिकों के रिहा इस शर्त के साथ किए कि हमारे लोगों को आप लिखना सिखाएंगे, उनको लिखना सिखाएंगे। तो क्या वो लिखना सिर्फ बिजनेस के लिए था? ऐसा नहीं है, वो तालीम के लिए। कुरान ने सब कलम की कसम उठाई है, वल कलम वमा यस्तरून। तो यानी आपकी बात दुरुस्त है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। में कसूरवार है ना, कन्वेंशनल एजुकेशन वाले भी हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना, हमने रिलीजियस एजुकेशन को सही स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ वेस्ट में, उसी तरह यहाँ पे जो कन्वेंशनल एजुकेशन, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारी पढ़ाई है, इसका एक सही स्ट्रक्चर नहीं है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, जो दोबारा यंग बच्चों की साइकोलॉजी से अटैच करती है। आप बच्चे को लेके कैसे आएंगे, हुक कैसे करेंगे? वो हुक करने के लिए ना थोड़ी आपने मज़ाहिया चीज़ बनानी पड़ेगी। एक बार वो आ जाए, उसको चुपके से पढ़ा दो फिर। और मेरा, आप पूरा, अगर आपने मुझे देखा होगा, मेरा पूरा थीम ही ये है कि मैं बच्चे के लेवल पे जाके उसको एक फ्रंट अट्रैक्शन दिखाता हूँ और फिर बात करता हूँ रिलीजन की, इंफॉर्मेशन की, और किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह माँ बाप की खिदमत करनी है। सही सही सही। तो आपकी सारी बात से कनेक्ट करते हुए, जो छोटा बच्चा है ना, वो बड़ा गलेबल है, वो बड़ा मासूम है, उसको बड़ा इजीली आप पुल कर सकते हैं जी। लेकिन इजीली पुल करके देना क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। आप, मेरे 3-4 सवाल हैं आपसे जो मेरी ऑडियंस ने मुझसे किए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको पता है शादी के हवाले से तो अच्छा, मैं बड़ी गहरी सोच रखने वाला आदमी हूँ। शादी करना एक बड़ी मुश्किल होती है। अभी मैं आपकी एक स्पीच सुन रहा था आने से पहले कि एक कर लोगे तो बड़ा वो टेंशन वाला काम है, लेकिन वो टेंशन ना करने से कम है थोड़ी। 4 करना और बैलेंस करना, ये क्या, ये ट्रिक है, कोई साइंस है इसमें? ये आप हमें सिखाएं थोड़ा सा। देखें, जैसे अभी आपने बात की ना कि हिम्मत और मेहनत और सुस्ती नहीं हो इंसान की तबीयत में, तो ये सुस्ती सिर्फ सुबह उठने में या वॉकिंग, जॉगिंग और बिज़नेस में नहीं होती, हर काम में होती है। जब आप किसी चीज़ को गोल बनाते हैं, आप उसको हदफ बनाते हैं, तो आप दीवानावार उसके पीछे पड़ जाएं। आप, मेरे यहाँ दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, मेरा बचपन भी उनके सामने गुजरा है। मैंने 2000 में ये तहरीक शुरू की क्योंकि मैं देखता था हमारी सोसाइटी में बेवा, तलाक़ याफ्ता औरतें बहुत ज़्यादा हैं। मैं सोचता था ये क्यों है, क्या इस्लाम में कोई ख़राबी है, क्या है, यानी सोसाइटी में कोई ख़राबी है, या इस्लाम ने हमें गाइड नहीं किया इस बारे में। जब सोचना शुरू किया तो भाई इस्लाम में तो गाइडेंस मौजूद है। तो इस पर मैंने बहुत सोचा, फिर मैं यानी इतना सोचता था कि फिर मैंने कहा यार, मैं अपने दिमाग को ख़राब करने के बजाय ना, जो दिमाग में आ रहा है उसको मैं तहरीर का हिस्सा बनाऊं। ऐसा भी होता था, मैं सोने के लिए लेटा, मेरे जहन में कोई पॉइंट की बात आई तो मैं उठ गया और मैंने डायरी में उसको नोट की, ताकि ये दिमाग से निकाल के ना कॉपी में लेकर आओ। उसमें मैंने बहुत मेहनत की। फिर मैंने अपनी बुक लिखी, तो पूरी रात में बैठा रहता था रिसर्च के लिए। तो जाहिर है जब मैंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, और मैं खुद ही ना ये काम करूं, तो वही बात है ना कि मोटा हकीम, दुबला हकीम और मोटा फ़कीर, उस पर कभी एतमाद नहीं करो। एक हकीम थे हमारे महल्ले में, बड़े खुश मिजाज थे। वो ये कहा करते थे कि जो हकीम दुबला है ना, उससे बोलो कि तू खुद क्यों नहीं मोटा है, हमें खुद तो इतना बारीक सा है तू। और मोटा फ़कीर, इसका मतलब भाई तेरे पास इजाफी खाने के लिए है, तभी तो इतना मोटा हो गया। तो मैं अगर खुद ना करता तो मैं किस मुंह से लोगों को तरगीब देता। तो मुझे, एक तो आप जब किसी रास्ते पे चलो, उसके बरहक होने का आपको यकीन हो ना कि ये रास्ता ठीक है, तो फिर इंसान को बहुत हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। मुझे इतना यकीन हो गया था 2 और 2 4 की तरह कि यार ये काम ठीक है और सोसाइटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, सिर्फ ठीक नहीं है, बहुत बड़ी नेकी है ये।
तो मुझे लगा कि यार हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जिसमें हमें दुनिया में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं याद कि मेरे ज़िम्मे कोई नमाज क़ज़ा हुई हो, यानी जब से मैं बालिग़ हुआ हूँ। मैंने फिर भी एहतियातन कुछ क़ज़ा नमाज़ें पढ़ ली, लेकिन मैं 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। बुलूगत से पहले से ही मैंने शुरू कर दी थी, हमारे घर का माहौल भी ऐसा था। तो मैंने कहा यार, हम सर्दी हो गर्मी हो नमाज हम पढ़ते हैं, हालांकि हमें तो उस पर कोई पैसे नहीं मिलते हैं। सर्दी हो गर्मी हो, फजर के लिए उठना है, जाना है, नमाज़ पढ़नी है, तो कुछ नहीं मिल रहा, क्यों? अल्लाह का हुक्म है। तो मुझे ये इत्मीनान हो गया था कि ये भी अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत को ज़िंदा करना। जब आपको कॉन्फिडेंट, यानी आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना किसी चीज़ में कि ये रास्ता ठीक है, तो फिर इंसान के लिए उसमें मुजाहिदा करना, कुर्बानी देना आसान हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है जैसे लोग समझ रहे हैं कि मैंने 4 की और हाँ ऐसे एक शादी फिर दो। बहुत मेरे जो दोस्त अहबाब है जानते हैं, 8-10 साल जो मैंने टेंशन उठाई है वो मैं ही जानता हूँ। यानी जाहिर है बहुत मसाइल से गुजरना पड़ता है। अच्छा, आपने जो लेकिन मैंने ये फैसला किया था ऐसी की तैसी करके रहूंगा मैं, जो होना है हो के मुझे मार दो जान से, मैं रुकूंगा नहीं इस काम से। तो आज मैं उसकी बरकतें देख रहा हूँ। जैसे आपने बताया ना कि आपने एक चीज़ हदफ बनाई और आपने मेहनत की, तो मुझे लोग ताने देते रहे अय्याशी कर रहा है। मैं कहता था ये अगर अय्याशी का काम होता तो जरदारी साहब करते, ठीक है ना। अब माली हालत मेरी बेहतर हुई है। लोग मुझे कहते हैं इसके पास पैसा बहुत है इसलिए इसने किए हैं। भाई, जब मैंने की थी मेरे पास पैसा नहीं था। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल था, इस पे हाँ, मेरे पास कोई पैसे ऐसे नहीं थे, मेरी हालत थी वो मैं ही जानता हूँ। सही। लेकिन मैंने कहा मैं करके छोड़ूंगा, जिसने रहना रहे, जाना जाए। अच्छा, तो अब अल्लाह का शुक्र है, एक चीज को हदफ बनाया, आज उसकी बरकतें मैं अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ। और मैं लोगों से कहता हूँ कि यार आप अल्लाह के हुक्म के लिए काम कर गुजरें। ऐसा लगता है कि कुदरत आपका हाथ पकड़ेगी, अल्लाह आपका हाथ पकड़ेगा। अल्लाह कहेगा कि भाई ये सोसाइटी में एक शरीयत का हुक्म आप जिंदा कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। अब जिन्होंने मेरा माजी देखा हुआ है ना, वो मुझे बुरा नहीं कहते। वो कहते हैं यार ये बंदा जिस काम पे डटा, इसने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से करके दिखाया और अल्लाह ने इसका साथ दिया है। तो जो जो इसने दावे किए थे आज वो सारे पूरे हो गए। मैं लोगों से कहता था रिस्क अल्लाह देता है, आप नस्ल मत रोको। तो मैंने नहीं रोकी नस्ल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे पास बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं थे। मैंने अपनी जो फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं 4-5 साल तक स्कूल नहीं भेजा उनको, इसलिए कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो उसके बाद फिर सब बच्चे अभी स्कूल पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं स्कूल। 2 बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर चुके हैं। तो मेरी बेटियों की शादी हो गई, उनकी औलाद हो गई। तो एक अच्छी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी रहा हूँ। तो जैसे आप एक तरगीब देते हैं ना लोगों को, आप कह रहे हैं कि भाई मेहनत करो और एक गोल बनाओ, तो डट जाए इंसान, उस पर अड़ जाए, लेकिन उसको पता हो कि मैं काम सही कर रहा हूँ। तो माहौल जो है ना वो खुद ही देखें। आप माहौल के हिसाब से ना चलें, आप एक ट्रैक पे चलते हैं, माहौल आपके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। माहौल जो है ना खुद आपके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। यानी ऐसा ऑटोमेटिक एयर कंडीशन है कि आप गए तो आपको टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी को जो टेम्परेचर चाहिए ना एसी, वो खुद अपने आप को, मैंने अमेरिका में देखे इस तरह की चीज़ें, वो खुद अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो माहौल अपने आप को, पहले ये बात सुनना लोग गवारा नहीं करते थे, अब तो इतने लोगों ने निकाह किए हैं, इतनी अमेरिका में, यूके में, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एक चल पड़ा है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि जिना से लाखों नौजवान बचे हैं। मुझे आके बताया कि हम जिना करना चाहते थे, लेकिन आपकी स्पीच सुनी, हमने कहा यार जब हमारे पास निकाह का ऑप्शन है हम जिना क्यों करें। लड़कियों ने, ख़वातीन ने रास्ते रोक रोक के ना मुझे बताया कि मैं किसी की 3rd वाइफ हूँ, मैं 4th वाइफ हूँ, मैं 2nd हूँ। और मुफ्ती साहब मेरे हस्बैंड ने आपके बयान ना सुने होते तो मुझे ज़िंदगी में मैं ख़ुदकुशी की तरफ जाती। यानी मेरी ज़िंदगी शौहर लेस थी, किसी को तलाक हुई, कोई बेवा हुई तो मैं तो बर्बाद हो गई थी। मेरी इज़्ज़तों से नौजवान खेलते। तो आज मेरे हस्बैंड ने आपके बयान सुने और मैं उनकी 2nd वाइफ हूँ, मैं उनकी 3rd वाइफ हूँ। तो ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट किया। अच्छा, लोग कहते हैं कि ख़वातीन मेरे ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मैं जहाँ भी दुनिया में गया हूँ ना, बयानात में ख़वातीन, अभी मेरे अमेरिका में बयान था लॉस एंजलिस, आपको पता है कैसा एक टेक्नोलॉजी का हब है वो, और बड़ा सेकुलर लिबरल तबका है। 4 से 5 हज़ार मर्द थे और दुगनी ख़वातीन थी। वो मर्दों को उन्होंने बेसमेंट में बिठाया हुआ था। मैंने कहा यार ये मस्जिद छोड़ के बेसमेंट में क्यों? उन्होंने कहा ख़वातीन की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हमें उनको पूरी मस्जिद
ख़वातीन के हवाले करनी पड़ी आपकी है। सिक्योरिटी पूरी थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने देखा है कि इस सब्जेक्ट पे आपकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है, क्योंकि ज़िंदगी की रिसर्च है अपनी। तो मेरा एक सवाल है, देखिए आपने कहा कि आपको बहुत मुश्किलें हुई, टेंशन आई इस चीज़ में। हम क्या ऐसा करें या कितने हज़ार लोगों को ये बात डिस्कस करनी होगी कि जो हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है वो समझना शुरू हो जाए कि ये बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। आपकी नज़र में, जैसे आप कह रहे हैं ना, आपको भी बड़ी सालों की मुशक्क़त हुई, जब जाके लोगों ने एक्सेप्ट किया, और वो है कि इंसान कामयाब हो जाता है ना तो फिर सब मानना ही शुरू हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। जी जी। लेकिन जो सफ़र होता है ना उसे आसान कैसे बनाया जाए, क्योंकि एक एवरेज इंसान का दिमाग है ना आपके जितना ताकतवर नहीं है, दिल इतना ताकतवर नहीं है, वो तो हार्ट अटैक से ही चला जाएगा ऊपर अगर उसको क्रिटिसिज्म और इस तरह की मुश्किलें आएंगी। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि क्या किया जाए ऐसा कि सोसाइटी में इसको अच्छा माना शुरू हो जाए, क्योंकि जो काउंटर नैरेटिव है ना, जो फेमिनिस्ट टाइप नैरेटिव है, वो बड़ा ख़तरनाक है, उसको हम और आप नहीं पहुंच सकते। हाँ। और आप वाहिद हैं अकेले जंग लड़ रहे हैं ये वाली। देखें, इसमें पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है ना। मैंने बताया ना मुझ में इतना कॉन्फिडेंस क्यों पैदा हुआ। उस वक्त सोसाइटी में कोई ये लफ्ज़ सुनना बर्दाश्त नहीं करता था, दूसरी शादी का लफ्ज़। मैं लोगों से बताता हूँ कि मैंने बहरी पाँव से माजूर ख़वातीन को भी निकाह का पैगाम भेजा है सेकंड मैरिज के लिए, वो भी नहीं मानती थी। यानी क्या कि क्यों, वो कहते हैं कोई शरीफ आदमी नहीं है जो दूसरी शादी कर रहा है। ये आप अंदाज़ा लगाएं ना, जो डिसेबल ख़वातीन है तो, और मेरी उम्र होगी उस वक्त 30-31 साल, यानी कोई मुझ में ख़राबी नहीं है, लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। मस्जिदों में पाबंदी लगी है, कहीं बयान के दौरान हल्का सा दूसरी शादी का टॉपिक छेड़ दिया तो मस्जिद वालों ने कहा आइंदा इन मौलाना साहब का कभी बयान नहीं होगा, सही है ना, कभी भी इनका बयान नहीं होगा। तो ऐसे हालात से मैं गुजरा हूँ। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था तो ये बात ज़्यादा लोगों में फैली नहीं, तो लेकिन मैंने ये सारे हालात देखे। लेकिन मेरा नज़रिया, मुझे यानी कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो मुझे पता था ये रास्ता ठीक है, 100% सही ट्रैक पे चल रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ बहुत से नौजवान जो मेहनत नहीं करते ना, उनको पता नहीं होता कि ये मेहनत हमारी सही सिम पे हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ये भी चीज़ इंसान को रोकती है। तो देखें, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाए ना, सबसे पहली बात ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको फैमिली सिस्टम की वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए। इस्लाम ने क्यों ख़ानदानी निज़ाम को इतना प्रोमोट किया है। हमारे यहाँ लिबरल सेकुलर तबका और अब मज़हबी तबका भी नीम लिबरल हो चुका है, और हमारा देसी लिबरल वो बहुत डेंजरस होता है। मैंने तो गोरों को जाके अब करीब से देखा है ना, उनसे आप 2 मिनट बात करें वो समझ जाते हैं। मैं वहाँ ऐसी ख़वातीन को मैंने देखा, अंग्रेज़ ख़वातीन जो इस्लाम कबूल किया और सर से पाँव तक उन्होंने बुर्का ले लिया है, और हमारी जो मुस्लिम ख़वातीन है वो चेहरे के पर्दे के इख्तलाफ का फ़ायदा उठाती हैं कि जी पर्दा, कोई कहता है फ़र्ज़ है, कोई कहता है नहीं है, तो चलो यार इसमें गुंजाइश है। वो गुंजाइश से फ़ायदा नहीं उठा रही। यानी वो जब कन्वर्ट होते हैं ना तो बड़े ख़ानदानी तरीके से कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वो इस्लाम को पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, तो वो मान लेते हैं कि भाई जब ये है तो है। तो इतनी, यानी वहाँ मैंने ऐसे लोगों से मिला, वो कहते हैं मैं 40 साल पहले किसी गोरी से मैंने शादी की थी जब उसकी उम्र 21 साल थी, तो शादी के बाद वो कैसा चेंज हुई, उसने इस्लाम कबूल किया। यानी एक साहब से मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे 40 साल हो गए, जब मैं आया था कॉलेज में मेरी उम्र 24 साल थी, एक 21 साल की गोरी थी जिसको मैंने मुसलमान किया, उससे शादी की, वो ऐसा कन्वर्ट हुई है कि उसने अपने बच्चों, 7-8 बच्चे हैं उसके। तो मैंने कहा आपने उसको कोई तरगीब दी थी या किसी का बयान सुना? कह रहे नहीं, उसने हदीस सुनी कि नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत से निकाह करो जिसकी औलाद ज़्यादा हो। तो वो अंग्रेज़, वहीं के अमेरिकन नेशनल, कह रहे उसने कहा कि मैं नस्ल बढ़ाऊंगी। कह रहे मेरे बेटे, सब उनके बेटों से मैं मिला, सबके माशाल्लाह मुतशर्रे, और बेटियां, उनके घर का माहौल बड़ा ज़बरदस्त। यानी उस गोरी ने अपने ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत किया। उसने कहा मैं जॉब नहीं करूंगी, जॉब तुम करोगे, मैं घर संभालूंगी। कह रहे इतनी अच्छी मुझे एक अंग्रेज़ लड़की मिल गई, जो ऐसी तो हमारे गाँव देहातों की आजकल ख़वातीन नहीं होती। और कहते हैं उसने बच्चों को उर्दू सिखाई है, खुद नहीं सीखी, उसने कहा मुझे उर्दू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाई ताकि तुम्हारा जो ददियाल है ना, जो कल्चर है तुम्हारा, वो तुम्हारे अंदर नज़र आए, यानी तुम कंट्रोल से बाहर ना हो, यानी लिमिट क्रॉस ना करो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। वजह क्या है? उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमारे यहाँ जो लोग मजहबी भी हैं, बहुत सी चीज़ों में उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। बीवियों पे लतीफ़े बने हुए हैं, उन लतीफ़ों से ये तासुर जाता है कि शादी एक अजाब है। तो कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा, भाई मज़हब ने जब निकाह का हुक्म दिया है तो इसमें हमारा फ़ायदा है। निकाह में जो टेंशनें हैं
वो विदाउट मैरिज शादी की टेंशनों से कम है। मैं लोगों को एक मिसाल देता हूँ, देखें भूखे आदमी को ना बैतुल खला की टेंशन है, ना उसको नींद आती है। खाना खाते ही आपका दिमाग में नींद गुनूदगी सवार होती है, आप दिमाग आपका एक्टिव नहीं रहता। फिर जाहिर है आपको कब्ज़ की शिकायत या वॉशरूम जाने की शिकायत। अब कोई अहमक बोले कि जब खाना खाएंगे तो हज़म भी करना पड़ेगा और फिर वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, लिहाजा खाना खाना छोड़ दो। तो खाना नहीं खाने की जो टेंशन है ना वो ज़्यादा है। बड़ी लॉजिकल मिसाल दी है मुफ्ती साहब। मेरी बहनें जो अभी सुन रही होंगी हमें, उनकी अब हमें उनके मुताबिक एक आध बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि मुफ्ती साहब बहनों की फेवर में कोई बात नहीं करते। आदमी में ऐसी कौन सी खूबियां होनी चाहिए कि वो डिजर्व करे कि उसको 4 औरतें मिल जाएं जिंदगी में? देखें पहली बात ये जो 4 शादियों का मैं कॉन्सेप्ट, क्या इस्लाम का कॉन्सेप्ट, मैं इसको जो प्रमोट कर रहा हूँ ख़वातीन के लिए कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की कसम ख़वातीन पे पहले तरस आया था, उनकी हालत देखकर मैंने इसको प्रमोट किया सोसाइटी में। मर्दों की अय्याशी के लिए नहीं है ये। मर्द तो बाउंड हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में, उसकी तो आमदन का बहुत बड़ा हिस्सा बीवी बच्चों पे खर्च होता है, वरना वो एक शादी करके बहुत कुछ बचा सकता है पैसा। तो ये ख़वातीन के फ़ायदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये वुमेन राइट्स हैं, ये विमेन राइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अमेरिका में एक पुलिस ऑफिसर मिला, उसने कहा कि यहाँ विमेन राइट्स की बात होती है लेकिन विमेन राइट्स हैं नहीं यहाँ पे। यानी खुद वहाँ के लोग कहते हैं कि राइट्स वाइट्स नहीं है, यानी कह रहे हैं घर ही नहीं है, कोई हस्बैंड ही नहीं है, उसके बच्चे ही नहीं है, ज़िंदगी भर बेचारी बॉयफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड तो किसी भी वक्त छोड़ के चला जाए। तो राइट तो इस्लाम ने दी हैं, तो अभी हर औरत को राइट मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए एक अच्छे मर्द पे एक औरत का कब्जा सही नहीं है। तो अब वो अच्छा मर्द कौन है? वो अच्छा मर्द ये है कि वो औरत खुद फैसला करेगी कि आप जब सेकंड मैरिज के लिए किसी लड़की को, किसी खातून को पैगाम भेजते हैं, उसके वालिदैन से बात करते हैं, तो ये एकतरफ़ा काम नहीं होता कि आप 4 कर लें। वो देखते हैं कि आप में एबिलिटी है या नहीं है, आप इस काबिल हैं या नहीं है। तो ये काम अच्छे लोग ही कर पाएंगे, सुस्त आदमी का काम नहीं है, सुस्त आदमी कर ही नहीं पाएगा। यानी ये इनाम भी उसके लिए ये कि वो धोखा दे, जैसे कुछ धोखेबाजों ने भी किए। सही। बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेजॉरिटी अभी भी 2 नंबर लोग ज़्यादा हैं इस फील्ड में। यानी वो नहीं घर बसाते, तलाक दे देते हैं दबाव में आके या लटका के छोड़ देते हैं। सही लोग अभी भी इसमें यानी आगे नहीं बढ़े हैं। वो समझते हैं कि ये जुल्म है या हम क्यों अपने आप को टेंशनों में डालें, और फिर ज़ाहिर धोखेबाज 2 नंबर लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो वो नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे इस्लाम का 4 शादियों का फ़लसफ़ा भी एक बदनाम होता है। तो 2 चीज़ें मैं यहाँ ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि दूसरी तीसरी शादी में अगर बिलफ़र्ज़ तलाक़ हो जाती है तो ये इसकी अलामत नहीं है कि इस्लाम का ये फ़लसफ़ा गलत है। हमें सोसाइटी में ना डिवोर्स को भी हल्का लेना होगा। ये जो हम लोग असल में हिंदुओं के साथ रहे हैं, हमारे यहाँ तलाक़ होने को इतना बुरा समझा जाता है जैसे किसी को कत्ल कर दिया। कुरान में अल्लाह क्या कहते हैं? इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, मोहब्बत से रहो, नहीं रह सकते इज्जत से जुदा हो जाओ। तो ये अब इज्जत से जुदा होना भी जब भी मुमकिन है जब औरत के लिए कोई दूसरा रिश्ता हो उससे अच्छा। सहाबा किराम में हम देखते हैं कि डिवोर्स आसानी से होती थी, ख़वातीन के हक़ में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं निकलते थे उसके, क्योंकि एक मर्द ने छोड़ा है, 20 उससे बेहतर मर्द खड़े हुए निकाह के इंतज़ार में। सप्लाई और डिमांड का उसूल है ना, सही कि ज़ाहिर है एक मर्द ने जब 2-2 3-3 बीवियाँ रखी हुई हैं तो ख़वातीन निकाह के लिए इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो मर्द के लिए छोड़ना मुश्किल है। छोड़ेगा तो उसके तो 20 लोग निकाह के लिए तैयार हैं उससे। हमारी सोसाइटी में औरत को तलाक होती है, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। लिहाजा माँ बाप भी उसको, बच्ची को ना बस कहते हैं रहो जैसा मर्जी है, चर्स पीता है, सुट्टे लगाता है, मर्दों से लड़कियों से नाजायज़ ताल्लुकात है, बस तुमने घर बसाना ही है। वो डिप्रेशन में जाती है। मर्द को भी पता होता है उसकी नहीं बन रही, उसको पता है मैं छोड़ूंगा तो मैं ख़ानदान में बदनाम हो जाऊंगा, मैं कातिल समझा जाऊंगा, मैं जालिम समझा जाऊंगा। तो ये क्यों है? इसलिए कि हमारी सोसाइटी में 2-3 शादियों का रिवाज नहीं है। अगर 2-3 शादियों का रिवाज हो जाए ना, शादी भी आसान होगी, नहीं बन रही तो छोड़ना भी आसान होगा, ना इसको नुकसान होगा ना उसको नुकसान होगा। बहुत गहरी और लॉजिकल बात की है। तलाक बुरी चीज है, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा डिवोर्स को, इतनी नहीं है जितनी सोसाइटी ने बना दी। आप देखिए कम हो जाएंगी, आप कह रहे हैं अगर कम हो जाएंगी ना। मर्द को पता है भाई लड़कियां नहीं है सोसाइटी में, उसको पता है कि मैं छोड़ूंगा तो मेरा नुकसान है। देखें इस्लाम में डिवोर्स मर्द का नुकसान समझा गया है, औरत का नुकसान समझा ही नहीं गया है। डिवोर्स मर्द का नुकसान समझा गया। हमारी सोसाइटी में तलाक औरत के लिए एक अजाब है, मर्द को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसको 20 लड़कियां और हैं, उसको मिल जाएंगी, वो औरत का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप 2-3 शादियां सोसाइटी में लाएंगे ना, तो उससे क्या होता है कि डिवोर्स औरत के लिए आसान हो जाती है,
कहती हैं अगर ये मुझे छोड़ता है या मैं इससे डिवोर्स लेती हूँ तो 20 और मर्द हैं। सहाबा कराम के दौर में ऐसा ही होता था कि जब कोई औरत बेवा होती थी, सूरह बकरा में आप देखें कि अल्लाह कहते हैं जब कोई औरत बेवा हो तो तुम फ़ौरन निकाह का पैगाम न भेजो, इद्दत गुजरने दो। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह को पता है कि तुमसे ये सब्र नहीं होगा, लिहाजा कोई बेवा हो जाए तो फ़ौरन अगर पैगाम भेजना ही है तुमने तो गोल मोल तरीके से भेजो, इशारे में बात करो। तो क्या था उस सोसाइटी में कि औरत बेवा हो रही है और अल्लाह पाबंदियां लगा रहे हैं कि ज़रा ठहरो, सब्र करो, ठीक है ना, अभी मत भेजो पैगाम। वजह उसकी ये कि एक मर्द ने ज़्यादा शादियां की हुई होती थी तो लड़कियां नहीं थी निकाह के लिए, तो मर्द छोड़ेगा तो मर्द का नुकसान है, उसके लिए तो बहुत है निकाह करने जो भी ये बात समझ तो गया ना, इस्लाम हमने क्या किया, एक बीवी वाला सेटअप हिंदुओं से ले लिया, तलाक वाला सेटअप इस्लाम से ले लिया, दोनों एडजस्ट ही नहीं हो रहे हैं। अब ये हलाला क्या है, मर्द 3 तलाकें देगा, इस्लाम कहता है तुमने अब बेड़ा गर्क कर दिया अपना। तभी तो कुरान कहता है जो 3 तलाकें देता है ना, गलत तरीके से तलाक देता है, फ़क़द ज़लम नफ्सा, उसने अपने ऊपर जुल्म किया है। जबकि हमारे यहां मर्द 3 तलाकें देता है, जुल्म औरत पे हो रहा होता है, नुकसान उसका हो रहा होता है। तो सारा सेटअप का ही बेड़ा गर्क हो गया है। तो अब ये ख़वातीन का फ़ायदा इसमें। अच्छा, ख़वातीन कहती हैं कि मर्द तो फिर 4-4 शादियां करेंगे। भाई एक के मुकाबले में 4 औरतें पैदा ही नहीं हो रही हैं तो कहां से करेंगे मर्द 4 शादियां? ये तो सप्लाई के मुकाबले में डिमांड बढ़ाना है। डिमांड जब बढ़ती है तो वैल्यू, आप तो माशाल्लाह कारोबारी आदमी हैं, कि आप बताएं एक पेप्सी की बोतल हो, 4 खरीदार हो, रकम बढ़ जाएगी, ज़ाहिर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो सप्लाई के मुकाबले में डिमांड बढ़ाना है। लोग ये भी कहते हैं ऐसे तो मर्द करता चला जाएगा, भाई नहीं करेगा, क्योंकि ये एकतरफा काम नहीं है, सामने वाली पार्टी का राज़ी होना ज़रूरी है। जब कोई औरत किसी की इकलौती बीवी बनती है ना तो उस औरत का मेयार मर्द की सिलेक्शन में कम होता है, लेकिन जब वो किसी की दूसरी बीवी बनती है तो वो देखती है कि इसमें कोई सुरखाब के पर लगे हुए होंगे तो मैं इसकी सेकंड वाइफ बनूंगी, वरना मुझे क्या ज़रूरत है इसकी तीसरी बनने के लिए, और उसका मेयार बुलंद होगा। भाई तुम्हारे निकाह में पहले से 2 औरतें मौजूद हैं, मैं क्यों तुम्हारी 3rd वाइफ बनूं? तो क्या है तुम्हारे, कौन सी ऐसी काबिलियत है तुम्हारे पास, या कौन सी ऐसी एबिलिटी है? तो जाहिर है उसमें फिर कैसी कोई स्किल्स होंगी, या बेतहाशा दौलतमंद होगा, या कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, या कोई बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, तो फिर औरत उसकी तीसरी बीवी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। वरना बहुत से लोग के ख्वाहिशात हैं कि हम 4 करें, उनको रिश्ता ही नहीं मिलता। तो वो मुझे आके कहते हैं कोई रिश्ता नहीं दे रहा, मैंने कहा, मुझे कहते हैं लड़की के अब्बा को समझाएं कि अपनी बेटी हमें दे दें। मैं उनसे कहता हूँ कि आपके अंदर काबिलियत होगी तो वो आपके, यानी वो दूसरी पे भी आपको दे देंगे, क्योंकि बाप हमेशा अपनी बेटी का फ़ायदा देखता है, औरत हमेशा अपना फ़ायदा देखती है। वो कंपेयर करेगी कि एक जैसे डॉक्टर लड़कियों के मैंने निकाह कराए हैं 8वीं से भागे हुए लड़कों से। मैं तो खुद निकाह पढ़ाता हूँ ना, तो मैंने ऐसे निकाह पढ़ाए हैं, लड़की डॉक्टर है और 8वीं के भगोड़े से मैंने उसकी शादी कराई है। वजह क्या है, लड़की वाले इंतज़ार में 10 साल ना कि हमारी बेटी डॉक्टर है तो उसी स्टैंडर्ड का कोई रिश्ता मिले, नहीं मिला तो नतीजा 8वीं भगोड़े से शादी कराई और बिलाखिर डिवोर्स हुई है उनके दरमियान, ठीक है ना। फिर वो लड़कियां बेचारी रुलती फिरती हैं, अब तलाक के बाद और उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो होगा क्या, डॉक्टर लड़की कोई है तो 8वीं पास इकलौते से बेहतर नहीं है किसी डॉक्टर की 2nd वाइफ बन जाए वो, बिल्कुल। उसमें डिवोर्स का इम्कान कम है, उसके स्टैंडर्ड का तो होगा ना। तो इस्लाम ने लड़की के लिए कुफू को, यानी उसके स्टैंडर्ड के रिश्ते को बहुत वैल्यू दी है। गैर कुफू में निकाह ना हो लड़की का, यानी उससे कमतर में ना हो। हर लिहाज से मर्द शौहर जो है लड़की से बेहतर होना चाहिए। तो अब आप बात करते हैं कि गुर्बत महंगाई में कैसे शादी होगी। लड़की क्या करेगी, वो ये देखेगी कि मैं भी, यानी गरीब लड़की गरीब से करेगी जो उससे कम दर्जे का गरीब हो। यानी मैं लोगों से कहता हूँ कि एक बाप अपनी 6 बेटियों को खिला रहा है गुर्बत में, उसकी तनख्वाह फॉर एग्जांपल 50 या 60 हज़ार रुपये है, जिसमें वो अपनी 6 बेटियों को खिला रहा है। तो उसकी बेटी के लिए एक ऐसे शख्स का रिश्ता आता है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है और वो दूसरी कर रहा है, तो बाप क्या कहेगा कि यार ये दूसरी बीवी बना के भी मेरी बेटी को मुझसे ज़्यादा अच्छा खिला सकता है। तो ये यानी एकतरफा काम नहीं है कि आप दूसरी करना चाहेंगे आपकी हो जाएगी। ज़ाहिर है वो सामने वाले देखेंगे आपके अंदर कोई काबिलियत है या नहीं है, तो आपके अंदर कोई एबिलिटी होगी, वो आपके पहले घर को भी चेक करेंगे। अगर आप 2 घर चला रहे हैं तो फिर आपके लिए तीसरी का रिश्ता आएगा, ज़ाहिर है वो तो चेक करेंगे ना, आके देखेंगे कि कैसे रखा हुआ है, क्या हो रहा है। और अगर चेक नहीं कर रहे तो बेवकूफ़ हैं।
यानी ऐसे लोग भी हमारे सामने आए कि दूसरी शादी के लिए मर्द ने पैगाम भेजा तो लड़की के अब्बा ने मेरा बयान सुन के अपनी बेटी उसको दे दी कि मुफ्ती साहब 2 शादियों को प्रमोट करते हैं, चलो मैं अपनी बेटी देता हूँ, मैं अपनी बेटी की इससे शादी करा देता हूँ कि दूसरी शादी को प्रमोट करना चाहिए। बाद में हालात ख़राब हुए, पता चला वो लड़का चर्स पीता है, उसके तो लड़कियों से ताल्लुक़ात हैं, तो मुझे फ़ोन करते हैं कि आपका बयान सुन के हमने तो अपनी बेटी दूसरी शादी पे दे दी और देखो ये हुआ। मैंने कहा भाई मेरे बयान में मर्दों को तरगीब है कि वो दूसरी करें, आपको थोड़ी तरगीब है। आपको अगर अपनी बेटी के लिए एक इकलौता अच्छा मिल रहा है तो आप उसको तरजीह दें, आप अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचें। और अगर कोई दूसरी के लिए पैगाम भेज रहा है तो आपका मयार तो और ज़्यादा बुलंद हो जाना चाहिए। यानी एक कंवारा आदमी अगर पैगाम भेज रहा है तो इतनी तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी के लिए भेज रहा है तो तफ्तीश ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। कभी 2 को हैंडल करना मुश्किल काम है, तो कैसे हैंडल करोगे दोनों को? आपने बयान सुना, कभी तरगीब दी है मुफ्ती साहब ने, ठक। अब हमने तो तरगीब तो सबको दी जाती है लेकिन हर एक पे अप्लाई नहीं होती। हाँ, हर एक पे थोड़ी अप्लाई होती है, वो तो आपने चेक करना है। आपकी बातों में मेरा दिमाग है ना अभी तक एक बात पे स्टक है, जो सोसाइटी का सिस्टम है कि अगर ज़्यादा शादियों की इजाज़त होगी तो तलाक़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि मर्द कम देगा तलाक, मर्द कम क्योंकि देगा नुकसान तलाक। मर्द को है। हाँ, नुकसान मर्द को है, दूसरी और तीसरी औरत मिलना की आसान, वैल्यू सोसाइटी में ज़्यादा हो जाएगी, और तलाक आसान हो जाएगी। यानी आसान का मतलब उसके साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। देखिए, तलाक को मुश्किल बनाना भी शरीयत की मर्जी के खिलाफ है। अल्लाह ने तलाक को हलाल क्यों रखा है? अब गज़ुल हलाल है, नापसंदीदा है हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा, लेकिन रखा हलाल है। वजह उसकी ये कि अल्लाह नहीं चाहते कि ये दोनों एक दूसरे का सर फोड़े, ठीक है ना। अगर हुदूदुल्लाह पे कायम नहीं रह सकते, अल्लाह ने कायम तसरीम बेहसान मोहब्बत से अलहदगी इख्तियार कर लो। अरबों में भी तलाक़ें होती हैं, इल्ज़ामात नहीं लगते एक दूसरे के ऊपर। हमारे यहाँ कोई मशहूर शख्सियत जब शादी करे, सेलिब्रिटीज़ भी हमसे रब्ता करते हैं लोग हमसे, वो बताते हैं कि हम जब शादी करते हैं तो फिर हमें अगर डिवोर्स हो जाए तो मीडिया पे एक बहुत बड़ा तमाशा बनता है हमारा। तो मैं कहता हूँ क्यों बनता है तमाशा? कहते हैं यार वो क्यों दी। मैं क्या बोले भाई मेरा राइट है, खुदा ने मुझे हक दिया है। कह रहे नहीं, ये काफ़ी नहीं है। औरत अगर मर्द से खुला का मुतालबा करती है तो उससे 20 सवाल पूछे जाते हैं। भाई छोड़ दें, ये उन दोनों का पर्सनल मामला है। अल्लाह ने कहा है इमसाकुम बिमारूफ, मोहब्बत से रहो, औ तसरीहुम बेहसान, नहीं रह सकते अलहदगी से। अब क्या है कि क्योंकि तलाक को हमारी सोसाइटी में नाजायज़ और हराम समझा जाने लगा है, जिसका नतीजा निकलता है कि एक शख्स अपनी बीवी को छोड़ता है, उनका पर्सनल मामला है, उसको पता है मेरा इसके साथ गुजारा नहीं हो सकता, तो लोग उसको जालिम समझते हैं, तो उसको अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देने के लिए फिर उस औरत पे इल्ज़ामात लगाने पड़ते हैं। उसको बताना पड़ता है ये बुरी थी। एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा कि इस्लाम ने तलाक को हराम क्यों नहीं किया। मैंने कहा अगर हराम करता ना तो हराम काम करने की लॉजिक पेश करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर इस्लाम ने खिंजीर को हराम किया, मजबूरी में जायज़ है। तो अगर कोई खिंजीर खा रहा हो, लोग पूछेंगे ना भाई तू क्यों खा रहा है, तो वो बताएगा कि मैं भूख से मर रहा था, मेरा पेट कमर से चिपका हुआ था, देखो गुर्बत कुछ भी नहीं है। उसको लॉजिक और अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। तो इस्लाम अगर तलाक को भी हराम कर देता है ना खिंजीर की तरह, तो फिर हर मर्द को बताना पड़ता मेरी बीवी बहुत बुरी थी जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ा है। एक तो औरत को डिवोर्स होती, ऊपर से वो सारी दुनिया में जलील होती। इसी तरह औरत डिवोर्स लेती शौहर से तो उसको दुनिया को बताना पड़ता कि ये आदमी बुरा है। जो मीडिया पे हो रहा है, मशहूर लोगों में जब तलाक़ें होती हैं तो इंटरव्यू किए जाते हैं, आपने क्यों दी, वो उस पर इल्ज़ाम, वो उस पर इल्ज़ाम, दोनों एक दूसरे को जलील कर रहे होते हैं। अल्लाह ने इतना अच्छा कानून बना दिया, भाई नापसंदीदा है, काबिल तारीफ़ नहीं है डिवोर्स, लेकिन अगर हो गई है तो कोई बात नहीं है, उनका पर्सनल मामला है, एक हलाल काम है, हराम काम नहीं है। तो ना ये उस पर इल्ज़ाम लगाए ना वो इस पर इल्ज़ाम लगाए। तो ये सारा सेटअप जो है ना एक बीवी वाले निज़ाम पे फिट ही नहीं बैठता है। सही है ना? तो ये इसके लिए जो इस्लाम ने, आप इस आधा कानून इस्लाम का लें और आधा हिंदुओं का लें तो वो थोड़ी एडजस्ट होगा। सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें आप ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी कोर्ट जो है ना अमेरिका का लॉ लेती है, ख़वातीन को जो उन्होंने खुला का राइट दिया हुआ है ना कि औरत जब चाहे अदालत से खुला ले सकती है, इसमें तो वो सेकुलर क़ुव्वतों के लॉ को फॉलो कर रही है, लेकिन ख़र्चा सारा मर्दों पे डाल दिया है, औरत का और बच्चों का। इसमें वो इस्लाम को ले रही है। बच्चों की तरबियत औरत की मर्ज़ी से होगी, मर्द का उसमें दखल नहीं होगा, ये सेकुलर लोगों से ले रही है। हालांकि उनके यहाँ अगर बीवी कमा रही है तो वो बीवी भी बच्चों का खर्चा उठाती है, यानी दोनों पे डिवाइड होता है और दोनों की मर्जी से बच्चे पलते हैं। तो ये फेमिनिज्म में इतने आगे निकल गए हैं कि उनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए। यानी उनकी सोसाइटी में भी बाप के बहुत सारे राइट हैं जो हमारी अदालतों में तो बाप का कोई हक है ही नहीं।
तो ये फेमिनिज्म में और ख़वातीन के राइट में उनसे 6 हाथ आगे निकल चुके हैं, और इसमें मर्दों के राइट का कोर्ट में बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो ये ना इधर के ना उधर के। तो हम इनसे भी कहते हैं कि यार या तो पूरे इधर हो जाओ, या फिर उनको फॉलो करना है तो फिर पूरा फॉलो करो ना उनको। गोरे में तो ये है कि अगर बीवी कमा रही है तो बच्चों का आधा खर्चा बीवी पर होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि इस्लाम ने बच्चों का खर्चा बाप पे डाला है, चाहे बीवी कमाए ना कमाए। तो हमारी कोर्ट ने ये वाला राइट इस्लाम से ले लिया, ये वाले यानी लॉ इस्लाम से ले लिया, और जो मुकम्मल यानी जो बच्चे जो है ना वो जब चाहे औरत अदालत से खुला ले ले बगैर किसी रीज़न के भी, ये उन्होंने यूरोप से ले लिया। तो ये थोड़ी एडजस्ट होगा। और इस इशू की वजह से जो यंग लड़के देख रहे होते हैं वो डिस्करेज होते हैं शादी करने से, पहले भी करने से डिस्करेज हो जाते हैं। देखिए हमारी कोर्ट में जो अदालती खुला जब से आया है ना, जो आजकल जो खुला गैर शरई खुला की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर बच्चों को जो बाप से महरूम किया जाता है, उससे हमारी सोसाइटी में शादियों और कम हो जाएंगी। लोग कहेंगे यार टिश्यू पेपर की तरह औरत को इस्तेमाल करो। गर्लफ्रेंड और टिश्यू पेपर में कोई फ़र्क नहीं होता। और ये हवाई बातें होती हैं गर्लफ्रेंड का रिश्ता और मोहब्बत। हमने बाहर जाके अब तो अपनी आंखों से देखा है कि गर्लफ्रेंड से ज़्यादा औरत की तौहीन वाला कोई रिश्ता है नहीं। बीवी का मतलब तो आपने उसको गोया के बाप बना लिया हकीकत में। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ ना, बीवी का मतलब बहुत ही यानी उसको बहुत इज्जत दे दी आपने। तो ये जो हमारे यहाँ फेमिनिज़म फैल रहा है ना और ख़वातीन के राइट की बात हो रही है, इसका नतीजा ये निकल रहा है कि लड़के शादियाँ करना छोड़ेंगे। लेकिन मैं लड़कों से कहता हूँ काइंडली ये काम आप ना करें, क्योंकि इसके फिर दूसरे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप घरेलू लड़कियों से निकाह करें, आप जो ये फेमिनिज़म से और इन नारों से मुतासिर ना हो, वो इस्लाम को फॉलो करती हों। घरदारी जैसे उस शख्स ने अमेरिका में बैठ के अमेरिकन लड़की से शादी की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, और उस लड़की ने तालीम अपनी मुकम्मल की है लेकिन संभाला घर को है उसने, तो वो वहाँ कामयाब है अमेरिकन लड़की से शादी करके, इतना खुश है वो। तो आप भी यहाँ भी ऐसी लड़कियाँ तलाश करें जो घरेलू हों, घरदारी हो उनमें, जिनका तो नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं बना हुआ। अब मुझे नहीं पता इस अकाउंट के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन उसमें नैरेटिव एक फीड किया जाता है। साइड इफेक्ट ये है कि वो कंटेंट ऐसा आता है कि नैरेटिव जो वेस्ट का है वो फीड किया जा रहा है कंसिस्टेंटली। आप हर शो देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट डाल देते हैं जिससे बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाए। अच्छा, एक थोड़ा ऑफ टॉपिक जाते हैं। ये टॉपिक के बारे में आप बड़ा पैशनेट है, मैंने देखा है। एक बच्चा है जिसने आपके खिलाफ कुछ बात की थी, और जाहिर है मेरा आज आपसे मिलना उसी की मेरा ख्याल है कोई कड़ी जुड़ी है कि मैंने स्टैंड लिया था उसके अगेंस्ट। तो जो इंसान मायूसी फैला रहा है कौम में, एक नाम नहीं लेते उसका, उसको बेवजह की शोहरत नहीं देते हम। तो उसने आपके खिलाफ कुछ बात कही थी, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया में कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, और हमने स्टैंड लिया क्योंकि हम जाहिर है आपके चाहने वाले हैं। तो आपकी नज़र में कोई सोशल मीडिया पे नाजायज़ कर रहा है, उसके खिलाफ स्टैंड लेना और उसको फिर उसकी बुराई सामने लेके आना, क्या हमें उसकी भी बुराई पे पर्दा डालना चाहिए या उसको एक्सपोज करना चाहिए? बुराई किसी की छुपी हुई बुराइयों पे पर्दा डालने का हुक्म है। मैं तो ये खलील रहमान कमर का जो स्कैंडल सामने आया इसके भी खिलाफ हूँ। लोग कहते हैं बातें इतनी अच्छी अच्छी करता था, कर क्या रहा था। भाई अगर वो काम बुरा करे और बातें भी बुरी करे तो डबल जुर्म है ना, क्या ख्याल है? तो और मैंने उस वक्त कह दिया था कि खलील रहमान कमर पर को ये लोग किसी चक्कर में फंसाएंगे, क्योंकि वो फेमिनिज़म के अक्सर ख़िलाफ़ बोलते हैं और थोड़ी सी रिवायात के अमीन जिसे कहा जाता है ना, अपनी एक रिवायात जो हमारी चली आ रही है। तो इंसान है, गलती हुई खलील रहमान साहब से, मैं उस गलती में उनको नहीं कह रहा कि वो, लेकिन जिस तरह मीडिया पे उछाला गया है ना, शरीयत में हुक्म ये है कि लोगों की पर्सनल चीज़ों को, उनके ज़ाती मामलात को छुपाया जाए, दबाया जाए। अल्लाह ताला सत्तार है, सत्तारी को पसंद करता है। तो ये ज़िना की इतनी सख्त शर्तें अल्लाह ने लगा दी हैं कि 4 गवाह हों। ये सब क्यों है? ताकि ज़ानी के को लोग पर्सनली नसीहत करें, उसको दुनिया के सामने ना लेकर आएँ। तो इस्लाम में बुराई को हाईलाइट करना ये बदतरीन जुर्म है, लेकिन इस बुराई से वो बुराई मुराद है जो आपका और अल्लाह का मामला है। अब कोई भी शख्स कोई गैर अखलाकी सरगर्मी में है, शादीशुदा हो, तो उसकी बीवी को हक़ है चीखने का। तुम शादी मुझसे और तुम इधर उधर लड़कियों के पास क्यों मुंह मार रहे हो जाके? बीवी हंगामा करे, लेकिन मीडिया पे ला के इस तरह की चीज़ों को, चाहे वो औरत का हो या मर्द का मामला हो, तो उसको इस तरह नहीं दुनिया में नुमाया करना चाहिए। लेकिन कुछ जराइम ऐसे हैं जिसका ताल्लुक़ हुकूकुल लिबास से है, जो खुलेआम हो रहे हैं। जैसे एक आदमी करप्शन